जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। लगता है कि शायद वो अटैक करके उसे मारने वाला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लूचन अपनी आंखें खोलता है तो सामने की तरफ क्या देखता है, उस बियर मॉन्स्टर के हाथ पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट होता है जो कि एक हीलिंग फ्रूट होता है। लूचन आगे बढ़ता है और कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लूं? वो उसके हाथ से स्पिरिचुअल फ्रूट को लेता है और साथ ही उसको खाना शुरू कर देता है। लूचन जैसे ही स्पिरिचुअल फ्रूट को खाता है तो उसको खाने की वजह से उसकी सोल एनर्जी वापस आ जाती है, यानी रिप्लेनिश हो जाती है और उसकी बॉडी भी हील हो जाती है। वो उसे कहता है, तुम्हारा ये स्पिरिचुअल फ्रूट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे सारे जख्म हील हो गए हैं। लूचन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। इस वक्त ब्रदर बियर उसके सामने अपने पंजे को करता है और कहता है, इस तरफ देखो। वो उसे इशारा करते हुए दिखा रहा होता है। उसके पंजे के अंदर एक कट लगा होता है। लूचन आगे बढ़ता है, उसके करीब चला जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे पंजे के ऊपर तो कट लगा हुआ है। लूचन कहता है, वैसे तो ये बियर मॉन्स्टर, इसकी स्किन बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इसको ये वाला कट किसने दिया होगा? लूचन जब उस जख्म को करीब से देखता और कहता है, लगता है कि बाहर से ये कट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। लगता है कोई चीज इसके हाथ के अंदर धंसी हुई है। बियर मॉन्स्टर उसे फिर से इशारा करते हुए कहता है, जल्दी से इस जख्म को ओपन करो और इसके अंदर से उस चीज को बाहर निकालो। लूचन कहता है, अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं इस जख्म को ओपन करके इसके अंदर से जो चीज है उसे बाहर निकालूं जो अंदर धंसी हुई है। बियर मॉन्स्टर अपने सर को फिर से हिलाना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे कह रहा, हाँ ऐसी ही बात है। उसी वक्त बियर मॉन्स्टर जल्दी से पास वाली एक डाली को तोड़ता है और उसे अपने मुंह में दंसा लेता है ताकि उसे दर्द के वक्त वो चिल्लाए न। साथ ही वो अपने पंजे को लूचन के सामने कर देता है। लूचन कहता है, ये बियर मॉन्स्टर पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था और इससे अपनी जान बचाकर भागते भागते मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। मुझे तो लगा था ये बियर मॉन्स्टर मुझे मारना चाहता है, इसी वजह से ये मुझे स्टॉक कर रहा है, यानी ये मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन अब पता चला इस बेचारे के हाथ में जख्म है और ये चाहता है कि मैं इसकी हेल्प करूं इस जख्म के अंदर जो भी चीज धंसी हुई है उसे बाहर निकालने में। लूचन कहता है, चलो फिर ठीक है, अगर ये यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रहा था ताकि मैं इसकी हेल्प कर सकूं तो इसकी हेल्प कर देते हैं। और वो अपने पास से अपने नाइफ को निकालता है और बड़े एक्शन के साथ उसके जख्म के ऊपर एक जबरदस्त कट लगाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर कट लगाने के लिए अपने नाइफ को घुमाता है तो उसका नाइफ वहीं पर रुक जाता है। उसकी स्किन के ऊपर वो कट नहीं लगा पाता। ब्रदर बियर और दोनों वहीं पर हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। लूचन हंसते हुए कहता है, लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। और वो बार बार अपने नाइफ को उसके हाथ के ऊपर चलाना शुरू करता है, लेकिन वो उसके हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट भी नहीं लगा पाता। इसी दौरान नाइफ चलाते चलाते उसका नाइफ भी टूट जाता है। लूचन अपना मुंह खोलकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और हैरान होकर उसे कहता है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरा ये ऑर्डिनरी नाइफ तो तुम्हारी स्किन के अंदर धंस भी नहीं पा रहा, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने नाइफ के साथ तुम्हारी स्किन को ओपन करके इसके अंदर धंसी हुई चीज को बाहर निकाल सकता हूँ? बियर मॉन्स्टर उसकी बात सुनने के बाद फिर से काफी गुस्सा आ जाता है और उसने अपने मुंह के अंदर जो लकड़ी रखी होती है उसको भी तोड़ देता है। लूचन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही हंसते हुए से कहता है, ब्रदर बियर, मेरा ये कमजोर सा वेपन तुम्हारी स्किन को नहीं चीर सकता, क्या प्लीज मुझे माफ करो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन बियर मॉन्स्टर उसकी बात सुनने के बाद उसे उठाकर अपने कंधे पे डाल लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। लूचन चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, ओए कमीने कहीं गए, अब तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? लेकिन बियर मॉन्स्टर ने उसे उठाकर अपने कंधे पर लटकाया हुआ है जैसे कोई गुंडा किसी लड़की को किडनैप करता है, बिल्कुल वैसे ही। और लूचन भी बिल्कुल वैसे ही फड़फड़ा रहा है। बियर मॉन्स्टर लूचन को अपने साथ उठाकर जंगल की गहराई में ले जाता है। लूचन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ब्रदर बियर प्लीज मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर मियाज़मा काफी ज्यादा ठीक होता है। वो कहता है कि पता नहीं मुझे कौन से एरिया में ले आया है, इस माउंटेन के अंदर इस तरह का भी कोई एरिया है, मुझे तो इस बारे में नहीं पता था। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो सारे छुपे होते हैं। बियर मॉन्स्टर की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। तो बियर मॉन्स्टर लूचन को एक हाथ जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद अपने कंधे से उठाकर नीचे फेंक देता है। लूचन बड़े एक्शन के साथ नीचे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है, सामने एक छोटा सा पानी का पॉन्ड होता है और उस छोटे पानी के पॉन्ड के अंदर एक बड़े से ड्रैगन की डेड बॉडी पड़ी होती है। लूचन उसे देखते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो ड्रैगन की डेड बॉडी है। लूचन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस माउंटेन के ऊपर तो सिर्फ लो रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। ड्रैगन तो एक बहुत ही हाई रैंक का मॉन्स्टर होता है, आखिर इसको मारा किसने होगा? ये तो मर चुका है। लूचन उस ड्रैगन की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ड्रैगन की बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं, अगर सिर्फ एक स्केल मेरे पास हो तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में तो पूरे का पूरा ड्रैगन लग गया है। लूचन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा हंस ही रहा होता है कि वो अमीर होने वाला है। बियर मॉन्स्टर उसे सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहाँ पर जाओ। लूचन उसे कहता है, ब्रदर बियर, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर उस ड्रैगन के पास पानी में जाऊँ? बियर मॉन्स्टर गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ जल्दी जाओ। लूचन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे उस ड्रैगन के मरी हुई बॉडी के अंदर से बहुत सारा प्रेशर महसूस होता है। लूचन कहता है, ये ड्रैगन हालांकि मर चुका है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी निकल रही है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। लूचन कहता है, मुझे लगता है कि ब्रदर बियर चाहता है कि मैं यहीं पर इतने सारे प्रेशर में बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करूंगा इतने सारे प्रेशर के अंडर में आने से मेरी स्किन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी और मैं किसी भी बड़े पावरफुल दुश्मन के सामने आसानी से टिक सकता हूँ और उसकी विल की पावर मुझे मुतासर नहीं करेगी। लूचन ये सब कुछ सोचने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है,
जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन अब जबकि एकेडमीज के एडमिशन बहुत ही जल्दी ओपन होने वाले हैं और वो लोग यहाँ पर आ चुके होंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने लगता है, ब्रदर बियर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे वहीं पर रोक लेता है। लूचन कहता है, ब्रदर बियर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेट नहीं करना। लेकिन ब्रदर बियर उसे उठाकर पीछे पानी के अंदर पटक देता है। लूचन जैसे उस पानी के अंदर गिरता है तो वो उस पानी के अंदर डूबता नहीं बल्कि उस पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि उस ड्रैगन की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि पानी भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। लूचन की बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा होता है। लूचन उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता। लूचन कहता है, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था वहाँ पर इसका प्रेशर कम था, लेकिन जब मैं पानी के अंदर आया हूँ यानी इसकी बॉडी के करीब आया हूँ तो इसका प्रेशर बढ़ गया है। बियर मॉन्स्टर लूचन को उस पानी के अंदर फेंकने के बाद खुद भी काफी खुश होता है और जंप करते हुए उसी पानी के ऊपर आ जाता है। पानी के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ब्रदर बियर जैसे एक मॉन्स्टर है और उसका वजन बहुत ज्यादा है, वो भी पानी के अंदर नहीं डूबता और जंप करते हुए लूचन से आगे चला जाता है, यानी कि वो ज्यादा प्रेशर को फील कर सकता है और वहीं पर बैठ जाता है। लूचन कहता है, मैं तो यहाँ पर भी अपने आप उठकर बैठ नहीं पा रहा, लेकिन ब्रदर बियर की तरफ देखो, ये तो मुझसे आगे है और वहाँ पर बैठा हुआ है। इसी वजह से इसकी बॉडी के मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी वेपन इसकी बॉडी के अंदर धंस नहीं पाता। लगता है कि यहीं पर आकर कल्टीवेट करता है। लूचन कहता है, मैंने पहले भी इस बारे में काफी कुछ सुना है। अगर हम लोग किसी बहुत ही हाई रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट की मरी हुई बॉडी या फिर उसकी जिंदा बॉडी के पास बैठकर कल्टीवेट करेंगे और उसकी विल की पावर का प्रेशर होता है तो हमारी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ेगी और हमारी फाइटिंग स्पिरिट की एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे ऐसे रिच फैमिलीज हैं जो कि अपने बच्चों के लिए हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद बच्चों को उनकी लाइफ एसेंस के करीब बिठाकर उनके प्रेशर में कल्टीवेट करवाते हैं ताकि उन सभी की बॉडीज एक मॉन्स्टर की तरह हार्ड हो सके। लूचन कहता है, तो मुझे उस अकेडमी के लिए यहाँ से वापस जाने की क्या जरूरत है जबकि मेरे हाथ में एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन लगा है। यहाँ पर बैठकर मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ और अपनी बॉडी को डायमंड की तरह हार्ड कर सकता हूँ। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और कहता है, चलो देखते हैं कि मैं कितना आगे जा पाता हूँ और साथ ही इस ड्रैगन की बॉडी से अपनी कल्टीवेशन को कितना बढ़ा पाता हूँ। साथ ही हमारा दूसरा सीन वूलिंग प्रोविंस का दिखाया जाता है जहाँ पर मार्शल अकेडमी और बाकी के अकेडमीज वाले लोग आ रहे हैं। पूरे के पूरे वूलिंग प्रोविंस में सिर्फ यही चर्चा है कि बहुत सारी मार्शल अकेडमीज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो कि एडमिशंस के लिए आ रहे हैं। यहीं पर हमारी जी फैमिली का सीन भी दिखाया जाता है। जी फैमिली की जीरो और उसके फादर दोनों ही पॉन्ड के पास खड़े होते हैं। जीरो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वो लूचन को याद कर रही है। जीरो के फादर हंसते हुए जीरो से कहते हैं, जीरो 2 दिन में यहाँ पर मार्शल अकेडमी और दूसरी फर्स्ट अकेडमी के टीचर्स यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी कुछ अकेडमीज के टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट ले सके, लेकिन हमें तो पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। वो जीरो से कहते हैं, तुमने मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया है। यहाँ पर वूलिंग प्रोविंस में तुम इकलौती जीनियस हो जिसके लिए बहुत सारी अकेडमीज वाले आपस में फाइट कर रहे हैं और कम्पीट करने वाले हैं। फादर उसे कहते हैं, शीरू अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मार्शल अकेडमी में जाना चाहती हो या फिर फर्स्ट अकेडमी में जाना चाहती हो। जो भी फैसला करोगी हमें वो मंजूर होगा क्योंकि दोनों ही अकेडमी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जबकि शीरू अभी भी लूचन के बारे में सोच रही होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि बीस माउंटेन के ऊपर लूचन के साथ क्या हुआ होगा, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। फादर शीरू से कहते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर टोटल 3 स्लॉट्स हैं, तो वो 3 बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे, एडमिशन देंगे। एक स्लॉट तो तुम्हारी हो गई और बाकी की उन्होंने हमें ऑफर की है कि हम लोग यहाँ से टैलेंटेड बच्चों को रिकमेंड करें ताकि वो उनको एडमिशन दे सके। हमें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं उन दोनों बच्चों को सिलेक्ट कर दूंगा। शीरू अपने डैड से कहती है, डैड तो क्या आप उनमें से एक स्पॉट मेरे लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं अपने एक दोस्त को एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन दिया जाए, वो भी तुम्हारी रिकमेंडेशन के साथ। शीरू शर्माते हुए अपने डैड से कहती है, डैड मैं चाहती हूँ कि लूचन को एडमिशन मिले, मैं उसके लिए एक स्पॉट को सेव करना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो भी अकेडमी में जाना चाहता है। तो लूचन का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इस लू फैमिली के लूचन का तो नाम भी मेरे सामने मत लेना, वो तो सिर्फ एक कचरा है और ऊपर से लू फैमिली और मू फैमिली वाले दोनों ने हाथ मिलाकर हमारे स्टोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम लू फैमिली के बेटे को अकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। शीरू चिल्लाकर अपने डैड से कहती है, डैड अगर लूचन वहाँ पर बीस माउंटेन पर नहीं होता तो मैं अब तक मर चुकी होती और कभी भी बीस माउंटेन से वापस नहीं आ पाती। और वैसे भी लूचन को तो लू फैमिली से निकाल दिया गया है, उसका अपनी लू फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फादर उसे कहते हैं, शीरू बेटा तुम्हें इस सब के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लूचन 20 माउंटेन से अभी तक वापस नहीं आया और मुझे लगता है कि वो तो अब तक वहाँ पर मर चुका होगा और कभी वापस नहीं आएगा। शीरू अपनी डैड की बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और उनसे कहती है, अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानेंगे और लूचन को मेरे साथ अकेडमी में एडमिशन नहीं दिलवाएंगे तो फिर मैं भी अकेडमी में एडमिशन नहीं लूंगी। तो उसके फादर उसकी ये वाली बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो लू फैमिली का कचरा, वो तो अब तक मर चुका होगा, लेकिन ये लड़की पागल है, अभी भी उसके लिए एक स्लॉट को बचा कर रखना चाहती है। इसे लगता है कि वो वापस आएगा कि मैंने उस स्पॉट को अपनी फैमिली के लिए स्पेशल बचा कर रखा था ताकि मैं इसके भाई को
वहाँ पर एडमिशन दिलवा सकूं। और फिर साथ ही वो वहाँ पर अपने गार्ड से कहते हैं, जाकर उस बीस्ट माउंटेन के ऊपर नजर रखो, अगर वो लड़का वहाँ से जिंदा वापस आता है तो उसे मार डालना। नहीं लेगा तो मैं भी एकेडमी में एडमिशन नहीं लूंगी। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं, वो लड़का अभी तक बीस्ट माउंटेन से वापस नहीं आया, अगर वो जिंदा बचकर आ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहीं पर मार डालो और उसे जरा भी मत छोड़ना। तो यहीं से हम लोग अपनी एपिसोड 11 की शुरुआत करेंगे। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। लू चैन जो कि पिछले 3 दिन से वहीं पर बैठा हुआ है उसी ड्रैगन की बॉडी के करीब, और वहीं पर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहा है। 3 दिन के बाद लू चैन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो कपड़े हैं वो भी काफी हद तक फट चुके हैं। लेकिन वहाँ पर वो खड़ा होता है और वो ब्रदर बियर के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाता है। यानी कि इस वक्त उसकी स्किन की टफनेस ब्रदर बियर की स्किन के टफनेस के बराबर हो चुकी है, यानी उतनी स्ट्रेंथ इसके पास भी है कि अगर ये उसके करीब पहुँच सकता है तो इसका मतलब ये ड्रैगन के इतने प्रेशर को फील कर सकता है। और साथ वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज कर रहा होता है, और उसी के साथ साथ उसकी बॉडी के एक ब्लैक कलर की फाइटिंग स्पिरिट भी होती है, कि शायद उस ड्रैगन की बॉडी से निकल कर आती है। लू चैन उस ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट की तरफ देखता और कहता है, ये तो फाइटिंग स्पिरिट है हेवन एंड अर्थ की, लेकिन ये मेरी बॉडी के अंदर से फ्लो आउट क्यों हो रही है। फिर लू चैन वहीं पर बैठ जाता है और बैठ कर दोबारा से कल्टीवेट करता है, तो वो सारी की सारी ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। थोड़ी देर के बाद लू चैन की जो ओरिजिनल फाइटिंग स्पिरिट होती है, यानी कि उसकी जो प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है, वो बाहर निकलती है और एक क्रिस्टल बनता है। कि बाकी की जो ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट होती है वो भी उस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है। लू चैन कहता है, मेरी फाइटिंग स्पिरिट इस ब्लैक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त उसकी फाइटिंग स्पिरिट के क्रिस्टल के पीछे हवा का एक छोटा सा चक्रव्यूह बनता है। वो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अब ये छोटा सा चक्रव्यूह क्या है, चलो इसे टच करके देखते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, ये छोटा सा चक्रव्यूह यहाँ पर जितने भी फाइटिंग स्पिरिट है उस सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, पता नहीं ये है क्या। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को उसके करीब करता है उसी वक्त वो चक्रव्यूह उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। चैन बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को उस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है और खींचकर उससे अलग कर लेता है, और लंबे लंबे सांस लेते हुए कहता है, अभी अभी ये क्या था, ये किस तरह की फाइटिंग स्पिरिट है जो कि मुझे अपने अंदर डिवावर करने वाली थी, यानी कि मुझे अपने अंदर खींचने वाली थी, निगलने वाली थी। लेकिन सामने की तरफ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो छोटा सा चक्रव्यूह बना था वहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट का एक और ब्लैक कलर का क्रिस्टल बन चुका है। जन कहता है, ये तो एक सेकंड फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी मेरी फाइटिंग स्पिरिट है। लगता है कि मैंने अपने पास से एक और फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर लिया है। तो यहाँ पर लू चैन ने तरक्की कर ली है। पहले उसके पास सिंगल फाइटिंग स्पिरिट थी जो कि काफी ज्यादा अजीब है, अब उसके पास एक ब्लैक कलर की फाइटिंग स्पिरिट आ गई है। लू चैन कहता है, क्योंकि तुम मुझे अपने अंदर डिवावर करने वाली थी, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारा नया नाम रखता हूँ। आज के बाद तुम्हारा नाम होगा डिवावरिंग स्पिरिट, क्योंकि आज से पहले इस तरह की ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट किसी ने नहीं देखी। पर साथ ही जब लू चैन उसको अपनी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपने माइंड से बाहर आ जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है। अगर बियर बेचारा पीछे की तरफ गिरने लगता है। लू चैन कहता है, ये नई वाली डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल है। न सिर्फ यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया है, बल्कि मेरी बॉडी के अंदर जो सोल एनर्जी थी उसका 90% एब्जॉर्ब कर लिया है। लू चैन कहता है, हमारे यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में एलिमेंटल टाइप की जैसे कि फायर, अर्थ या फिर वाटर जैसी इस तरह की फाइटिंग स्पिरिट्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं। लेकिन मैंने इस तरह की डिवाइवरिंग फाइटिंग स्पिरिट को कभी नहीं देखा। लगता है ये उससे भी ज्यादा रेयर है। मैं इस वक्त इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे इसको फिलहाल के लिए छुपा कर रखना होगा जब तक मैं इसका कंप्लीट कंट्रोल हासिल नहीं कर लेता, और किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करूंगा। फिर लू चैन वहीं पर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर मैं पिछले सारे दिनों का हिसाब लगाऊं तो मुझे लगता है कि मैं काफी दिनों से यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर हूँ। तब तो अकेडमी वालों ने वहाँ पर टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया होगा। मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। चैन बड़ी स्पीड से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है, जबकि ब्रदर बियर वहीं पर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो तो इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद उसके हाथ के अंदर धंसी हुई चीज को निकाल सके। लू चैन हंसते हुए उससे कहता है, ब्रदर बियर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं जरूर तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। तो ब्रदर बियर भी जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसे रोक सके। लेकिन लू चैन तो यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद काफी ज्यादा तेज हो चुका है। वो शू करके उसके हाथों से निकल जाता है। ब्रदर बियर अपने आसपास देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लगता है कि ब्रदर बियर ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है उसको कल्टीवेट करवा कर। तो बेचारा ब्रदर बियर वहीं पर अपने हाथ की इंजरी के साथ खड़ा रह जाता है, और लू चैन उसका फायदा उठाने के बाद यहाँ से भाग गया है। लू चैन बीस्ट माउंटेन के अंदर से बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है, जबकि उसके रास्ते में जितने भी छोटे बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और डरे हुए भी होते हैं कि इतनी स्पीड से यहाँ पर
कौन सी चीज गुजर गई। लू चेन भागते हुए उसी बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से नीचे की तरफ देखता है। वहीं पर नीचे एक छोटा सा गांव होता है। ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर से उसने वो नाइफ खरीदा था। तो लू चेन वहाँ पर नीचे उतर आता है। तो यहीं पर सबसे पहले एक होटल का सीन दिखाया जाता है। उस होटल के अंदर काफी सारे लोग बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है आजकल जी फैमिली वाले वुलिंग प्रोविंस में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। मैंने तो जहाँ तक सुना है कि मार्शल अकेडमी वाले जी फैमिली वालों की वजह से यहाँ पर आए हैं। सभी लोग जी फैमिली वालों के साथ अपने कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों को अकेडमी में एडमिशन मिल जाए। उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है ये सब कुछ तो जी फैमिली वालों के स्पेशल स्पॉट की वजह से है, क्योंकि मार्शल अकेडमी वालों ने उनसे कहा था कि एक तो उनकी बेटी को स्पॉट मिलेगी, बाकी की दोनों स्पॉट्स के लिए उन्हें उनसे कहा कि वो बच्चों को रिकमेंड करें। इसीलिए सारी फैमिलीज के एल्डर्स उनके पास जा रहे हैं, उनको रिश्वत दे रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मैंने तो यहाँ तक सुना है ये फैमिली की जो यंग मिस है जीरो, उसने बाकी के बचे हुए 2 स्पॉट्स में से एक स्पॉट को लू चेन को देने का कहा था, जिसकी वजह से उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वहीं पर एक और बंदा बैठा होता है और उनसे कहता है मैंने सुना है कि लू चेन बीस्ट माउंटेन के ऊपर गया था और वहाँ से वापस नहीं आया। वो लड़का तो अब तक मर चुका होगा। अब जबकि वो लड़का मर चुका है तो उसकी स्पॉट खाली है। इस वजह से सारे लोग जी फैमिली में जाकर उनके एल्डर को रिश्वत दे रहे हैं ताकि वो उनके बच्चों को उसकी जगह पर एडमिशन दे दे। इसी वक्त लू चेन भी होटल के अंदर आता है और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है और उससे कहता है शॉपकीपर मेरे लिए क्लीन रूम का बंदोबस्त करो और साथ ही मेरे लिए कुछ नए कपड़ों का भी बंदोबस्त करो, क्योंकि उसके सारे कपड़े फटे होते हैं और मुझे नहाना भी है। शॉपकीपर जैसे लू चेन की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो लू चेन है और वो वहाँ पर काम करने वाले लड़के से कहता है लड़के जल्दी से यहाँ पर आओ और यंग मास्टर को इसके रूम में लेकर जाओ और इसे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसे दे दो। लड़का लू चेन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, जबकि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सारे विजय देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लू चेन बीस्ट माउंटेन से जिंदा वापस आ गया है। लू चेन जैसे ही ऊपर अपने रूम में जाता है शॉपकीपर अपने लड़के से कहता है जल्दी जाओ और जाकर सारे कबूतरों को छोड़ दो, पूरे के पूरे वुलिंग प्रोविंस को इस बारे में बता दो कि लू चेन जिंदा वापस आ गया है। जबकि लू चेन वापस आ गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। नेक्स्ट सीन जी फैमिली का दिखाया जाता है। जी फैमिली के एल्डर अपने बेटे के साथ खड़े होते हैं, उससे पूछते हैं जीरू कैसी है, क्या तुम उसके पास गए थे? तो यंग प्रिंस उनसे कहता है फादर मैं उसके पास गया था लेकिन वो अभी बिल्कुल वैसी है और इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लू चेन मर चुका है। साथ ही उसने कहा कि वो उसका इंतजार करेगी, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक वो एडमिशन नहीं लेगी। फादर अपने बेटे से कहते हैं वी तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये वाली स्पॉट मैं तुम्हें देना चाहता था, कि तुम्हारी बहन कब से इस बात पर अड़ी हुई है कि वो लू चेन को ये स्पॉट देना चाहती है। अब कि लू चेन मर चुका है तो तुम्हें इस स्पॉट को लेना पड़ेगा। यंग प्रिंस अपने फादर से कहता है फादर लू फैमिली के एल्डर लेकिन लू चेन के डैड और उनके साथ एक और एल्डर है, वो इस वक्त हमारी लॉबी में हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके डैड चिल्लाकर उसे कहते हैं लू चेन का डैड जाओटियान वो भी बहुत बड़ा कमीना है, मुझे उसके साथ कोई बात नहीं करनी और ना ही वो फैमिली के एल्डर के साथ। लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जी फैमिली की लॉबी का दिखाया जाता है। लॉबी के अंदर लू चेन के डैड अपने एल्डर के साथ बैठे होते हैं, जबकि उसी वक्त बाहर से एक और बंदा आता है जो कि मू फैमिली का मास्टर होता है, जिसका नाम मू चेंगजी होता है और उसका बेटा मू ली भी उसके साथ ही होता है। तो मू फैमिली के एल्डर वहाँ पर आते ही कहते हैं ये तो लू फैमिली के एल्डर है, इन्होंने तो शर्म ही उतारी हुई है, इनको तो जरा शर्म नहीं आती। ये यहाँ पर अपने नाजायज बेटे के लिए एकेडमी के एडमिशन के लिए भीख मांगने के लिए आए हैं ताकि उन्हें जगह दे दी जाए। मास्टर जाओटियान से कहते हैं तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तुम्हारी मू फैमिली हमारे साथ हाथ मिलाना चाहती थी ताकि हम लोग जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन अब जरा देखो तुम यहाँ पर इनके तलवे चाटने के लिए आए हो ताकि तुम्हारे बेटे मूली को एडमिशन मिल जाए। एल्डर मू से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे उस नकारा बेटे की वजह से है जो कि बीस्ट माउंटेन के ऊपर जाकर मर गया, उसकी वजह से ये स्पॉट खाली है। हमारे हाथ में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने बेटे को उसकी जगह पर एडमिशन दिलवा सकते हैं। मास्टर जाओटियान उनका खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने कहीं के मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। उसी वक्त बाहर से 2 कबूतर उड़ते हुए आते हैं। एक कबूतर मू फैमिली के एल्डर के पास आता है और दूसरा जाओटियान के पास आता है। मास्टर जाओटियान उस कबूतर के पास लगे हुए नोट को उतारते हैं और उसके ऊपर पढ़ते हैं। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम लोग तो यहाँ से वापस जा रहे हैं और जाकर तैयारी करने वाले हैं। साथ ही वो अपने एल्डर से कहते हैं एल्डर जल्दी से किसी को भेजो और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। तब के एल्डर ली भी इस नोट के ऊपर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि लू चेन जिंदा है। एल्डर ली कहते हैं वो काफी दिन से बीस्ट माउंटेन के ऊपर मिसिंग था लेकिन अब वो जिंदा वापस आ गया है। मूली अपने फादर से कहता है फादर मैंने उस लड़के की फाइटिंग स्पिरिट और उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखा है, वो लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ पर आकर टेस्ट देगा तो वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बार एडमिशन मिलेगा। तो ये वाला मैसेज सिर्फ उन दोनों फैमिली हेड के पास नहीं जाता बल्कि पूरे के पूरे वुलिंग प्रोविंस में जाता है, उसके दोस्त वुजोंग के पास भी जाता है, जबकि गली में जितने लोग होते हैं उन सभी के पास भी ये मैसेज जाता है। जितने
लोग इस बार इस अकेडमी में एडमिशन देने के लिए टेस्ट दे रहे हैं, उन सभी के पास मैसेज आता है। जी फैमिली के पैट्रियार्च के पास जब मैसेज आता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन होटल के बाहर का दिखाया जाता है। जिन जिन के पास जो मैसेज गया है वो सारे भागते हुए होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। होटल का मालिक उनसे कहता है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए आए हो कि लू चेन अभी तक जिंदा है या नहीं, तो फिर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि लू चेन जिंदा है। तो तुम सभी लोगों को ये बात कंफर्म हो गई है तो तुम सभी लोग वापस जा सकते हो। वो सारे बच्चे वहीं पर खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जी फैमिली वाले बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, लेकिन अब जबकि लू चेन वापस आ गया है तो सभी की जुबान पर सिर्फ लू चेन का नाम है। फिर से कहता है, मैंने सुना है कि लू चेन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसने अपने कजन लू कुन को, जो कि फाइटिंग स्पिरिट के लेवल 1 पर था, उसको सिर्फ एक ही पॉइंट से हरा दिया। इसके बाद अब तो वो मीस माउंटेन के ऊपर से जिंदा वापस आया है। उनमें से कहता है, अगर दोनों फैमिली यानी जी फैमिली और लू फैमिली वाले दोबारा से अपनी मैरिज को कंटिन्यू करेंगे तो ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बाकी की सारी फैमिली इसके ऊपर राज करेंगे। तो जी फैमिली का यंग प्रिंस भी वहीं पर आ जाता है और उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। उनमें से एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि प्रिंस यहाँ पर खुद आया है लू चेन के सामने अपनी बहन की शादी का प्रस्ताव रखने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों ने इसकी एंगेजमेंट को कैंसिल करवा दिया था। यंग प्रिंस उनकी बात सुनने के बाद बहुत सा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर किसी की शादी नहीं होने वाली। हम लोग यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग मुफ्त में नहीं मरना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, किसी को मारने वाले हैं। वो सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागना शुरू कर देते हैं। यहीं पर लू कुन और उसकी दूसरी कजन लू हांग आती है। वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लू कुन यंग प्रिंस से कहता है, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हो, कहीं तुम हमारी लू फैमिली के किसी मेंबर को तो यहाँ पर नहीं मारने के लिए आए। इस बात से तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यंग प्रिंस उसे कहता है, लू कुन, ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि लू चेन से तुम भी बहुत ज्यादा नफरत करते हो। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ जो ये चाहता है कि लू चेन मारा जाए। अगर लू चेन हमारे हाथों से मर जाएगा तो फैमिली के यंग मास्टर की पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम यहाँ पर हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्यों ना तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे कजिन लू चेन को मार डालते हैं। लू कुन यंग प्रिंस का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो जब हमारी लू फैमिली ने कहा था कि हमारी फैमिली में एक यंग मास्टर है जो कि बहुत बड़ा जीनियस है, यानी कि लू चेन की बात हो रही है। तब तुम्हारी जी फैमिली वाले बहुत ही बेशर्मों की तरह अपनी लड़की की शादी करने के लिए हमारे पास आ गए थे। और जब तुम्हारी जी फैमिली को इस बारे में पता चला कि लू चेन एक कचरा है, तो तुम्हारे पैट्रियार्च ने हमारी एंगेजमेंट को तोड़ने की बात की और अब यहाँ पर तुम मुझे अपने साथ मिलाने का कह रहे हो। तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा बेशर्म हो। लू हांग लू कुन से कहती है, लू कुन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस कचरे के हक में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि वो कचरा है, तो फिर तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? जबकि यहीं पर लू कुन इसी बारे में सोच रहा होता है। लू कुन कहता है, लास्ट टाइम मैंने लू चेन के ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से मेरे मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में है। अगर मैंने दोबारा यहाँ पर कोई गलती की तो मेरे मास्टर मुझे फैमिली से बाहर निकाल देंगे। यंग प्रिंस उनसे कहता है, चलो फिर ठीक है, लगता है कि तुम अपने लू चेन का साथ ही दोगे। फिर वो अपने साथियों से कहता है, आगे बढ़ो और इन दोनों को भी मार डालो। प्रिंस कहता है, अब जबकि हम यहाँ पर एक को मारने के लिए आए हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग बाकी के दोनों को भी मार डालें। तो उनमें से एक वेपन टाइप का स्पिरिट मास्टर होता है। वो जल्दी से अपने पास एक वेपन बना लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके वेपन का नाम किंग कॉन्ग हैमर होता है। जबकि सामने की तरफ से लू कुन भी जल्दी से अपनी फायर रॉड को निकालता है और उसकी हैमर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ घसीटता चला जाता है। लू हांग भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, लू कुन तो पहले से एक फर्स्ट लेवल का स्पिरिचुअल फाइटर है, लेकिन ये यहाँ पर इसके फाइटर का एक भी ब्लो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी वक्त प्रिंस का दूसरा साथी लू हांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। और वो जैसे ही उसके ऊपर किक मारने लगता है, लू हांग जल्दी से अपने हंटर को निकालती है और उसके सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और लू हांग को पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही खुद भी पीछे की तरफ जंप करते हुए 12 से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। इस बार वो अपने पंजे को यूज करते हुए लू हांग पे अटैक करने लगा है। लू हांग इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इस बार वो नहीं बचेगी। जैसे उस लड़की का हाथ लू हांग के करीब पहुंचता है, उसी वक्त वहाँ पर लू चेन आ जाता है। लू चेन बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर आता है और उन दोनों गुंडों को दीवार के साथ पटक देता है। सारे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों के ऊपर किसने अटैक किया। तो वो साइड पर देखते हैं कि लू चेन खड़ा होता है। लू चेन उनसे कहता है, लगता है कि जी फैमिली वाले यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो वुलिंग प्रोविंस में सबसे पावरफुल फैमिली है और अगर जी फैमिली को ऐसा लगता है तो ये बहुत ज्यादा गलत है। लू हांग चिल्लाकर उसे कहती है, कमीने कहीं के, तुम हमारी फैमिली के कचरा हो और लूजर हो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से जी फैमिली वाले हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तुम अपने मसले में हम दोनों को क्यों घसीट रहे हो? यंग प्रिंस आगे बढ़ता लू हांग की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी लू फैमिली तो बहुत ज्यादा बेशर्म है। लगता है कि इस लड़की को अच्छी तरह से पता है कि कौन सी साइड पर जुड़ना है और इसे पता है कि किस साइड को कब छोड़ना है। लू हांग अपने कजन लू कुन से कहती है, लू कुन, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि जी फैमिली वालों के पास एक ऐसी लड़की है जिसके पास
पास डबल सोल है और वो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी फाइटिंग मास्टर बनेगी। साथ ही उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन भी मिल रहा है। बहुत ही जल्दी हमारी लू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और यहाँ पर वुलिंग प्रोविंस में जी फैमिली का राज होगा। तो क्यों ना हम लोग इनके साथ हाथ मिला ले और अपनी फैमिली के इस कचरे को इसके हवाले कर दें। लू गुन से कहता है, लू होंग, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम हमारी फैमिली यानी लू फैमिली के नाम पर एक दाग लगाना चाहती हो। तुम लू फैमिली को धोखा देना चाहती हो। तो यहीं पर लू चैन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, ये तो पहले से एक गुलाम है, ये हमारी फैमिली की एक नौकर है जिसे हमने यंग मिस का दर्जा दिया। लेकिन यहाँ पर देखो तो सही, ये हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने कजिन से कहता है, कजिन तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि कुत्ते को रेस करना इतना भी आसान नहीं होता। उसे पहले सिखाना पड़ता है कि उसे क्या करना है, फिर वो अपने मालिक का वफादार बनता है। ये बात सुनते ही लू होंग काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जल्दी से अपना हंटर निकालते हुए लू चैन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लू चैन उसके अटैक से बचता हुआ सीधा उसके पास पहुंचता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उस बेचारी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकती है। लू चैन उसे कहता है, एक ऐसा कुत्ता जो कि अपने ही मालिक को चेंज करना चाहता और अपने मालिक को धोखा दे, वो एक अच्छा कुत्ता नहीं है, तो उसका मरना ही बेहतर है। लू होंग भी मार खाने के बाद उसी की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा घबराई होती है। वो कहती है, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? लास्ट टाइम जब हमने फाइट की थी तब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं तो इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाई। लू होंग जब देखती है कि उसने लू चैन से मार खा लिया, वो यंग प्रिंस से कहती है, यंग प्रिंस तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। यंग प्रिंस उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ? तुम्हारी औकात तो लू फैमिली में कुत्ते के बराबर भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी कोई कमजोर लड़की मेरे साथ मिलकर मुझे भी स्लो कर दे। यंग प्रिंस लू चैन से कहता है, मुझे पता है कि तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। हालांकि मैं भी एक लेवल 2 का फाइटर हूँ। लू कुन आगे बढ़ता है और अपने कजन लू चैन से कहता है, लू चैन तुम्हें इसके सामने बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। ये फैमिली में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इसका लेवल सिर्फ 2 है, लेकिन इसके पास 20 टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू चैन जल्दी से अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी एनर्जी से बनी हुई बेले निकालता है और कहता है, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी अरसे से कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इसको हरा सकता हूँ या नहीं। तो लू चैन अपनी एनर्जी से बनी हुई बेलों को यूज करते हुए उसे अपनी बेलों के अंदर लपेट लेता है। यंग प्रिंस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारा मूव तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा टाइगर निकलता है और साथ ही लू चैन की सारी बेलें वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी पावर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है कि लू चैन भी अपने आप को सेव करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि उसकी पावर की फोर्स इतनी होती है। और इस बात से लू चैन काफी ज्यादा हैरान होता है। लू चैन कहता है, क्या वाकई में ये एक लेवल 2 का स्पिरिट फाइटर है? लगता तो नहीं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यंग प्रिंस जल्दी से जंप करते हुए अपने हाथ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और लू चैन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अपने पंजे को घुमा के ऊपर लू चैन के ऊपर अटैक करता है तो लू चैन शैडो बनकर वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड अब काफी ज्यादा हो चुकी है बीस्ट माउंटेन के अंदर जाने के बाद। यंग प्रिंस उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे अटैक्स को अवॉइड करते रहोगे तो फिर तुम मार्शल आर्ट्स की एकेडमी में अपना एडमिशन कैसे करवा पाओगे? उन्हें यहाँ पर सिर्फ डांच करने वाला लड़का नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो एक जीनियस लड़का चाहिए जो कि फाइट बैक भी कर सकता हो। लू चैन उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एकेडमी में जाना चाहता हूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और उसी वक्त यंग प्रिंस फिर से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन लू चैन फिर से पीछे हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है, कमीने कहीं के, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने जीरो को बहकाया नहीं होता तो जीरो कभी भी मेरे सामने इस तरह की डिमांड नहीं करती। उसने अपने फादर से कहा है कि वो एक बची हुई स्पॉट तुम्हें देना चाहती है। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते और उसका दिमाग खराब नहीं करते तो वो स्पॉट मुझे मिलती और एकेडमी में मेरा एडमिशन होता। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हें एकेडमी में एडमिशन नहीं चाहिए, तो वाकई में एक बहुत बड़े कमीने हो। लोग यहाँ पर मरे जा रहे हैं एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। लू चैन पीछे हटते हुए उससे कहता, हाँ मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये स्पॉट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है। तुम सभी लोग तो यहाँ पर जी फैमिली का कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे हो कि जी फैमिली वालों के तलवे चाट कर तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। यंग प्रिंस और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं एडमिशन के लिए किसी से भी भीख मांगने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि ये सब कुछ बेकार है। और साथ ही वो अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी फुल पावर के साथ वो अपनी स्पेशल मूव जिसका नाम लोन वुल्फ फिस्ट होता है उसको यूज करता है। वो अपनी सारी एनर्जी को अपनी फिस्ट के अंदर इकट्ठा करने के बाद लू चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लू चैन भी अपने हाथ को सामने करता है और अपनी बेलों को निकाल कर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लू कुन से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये लड़का पागल हो गया है, ये तो पक्का मरेगा। आपको क्या लगता है कि ये 20 टाइप की फाइटिंग स्पिरिट के पंच को अपनी इस प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट के साथ ब्लॉक कर सकता है? ये नहीं कर पाएगा। लेकिन यंग प्रिंस को क्या पता, लू चैन ने उस पॉन्ड के अंदर बैठकर अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर फील करने के बाद अपनी स्किन को बहुत ज्यादा टाइट कर लिया है। यंग प्रिंस भी उसे कहता है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, देखना मैं कैसे तुम्हारे पूरे बाजू को तोड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ के साथ अपने पंच को टकराता है तो उसका पंच वहीं पर रुक
जाता है और ये देखकर तो प्रिंस बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि इसकी फाइटिंग स्पिरिट में कुछ ना कुछ तो अजीब है। जैसे मेरा हाथ इसके हाथ के साथ टकराया है तो इसकी फाइटिंग स्पिरिट के साथ लगने के साथ ही मेरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ मेरा कनेक्शन खत्म हो गया है, मेरी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई है। यहाँ पर पता नहीं लू चेन ने कौन से मूव को यूज किया है, या तो इसने अपनी वो ब्लैक वाले डिवावरिंग फाइटिंग स्पिरिट को यूज किया है या फिर सिर्फ अपने हाथ की पावर को यूज किया है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं कि यंग प्रिंस पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है और गिरने के बाद उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। प्रिंस अपनी हार मान लेता है और उसे कहता है चेन वाकई में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, इस बार तो मैं अपनी हार मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लू चेन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लू चेन कहता है अगर मैंने उस ड्रैगन पॉन्ड के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को हार्डन नहीं किया होता तो अभी अभी मेरा एक बाजू मेरी बॉडी के साथ नहीं होता। तो यंग प्रिंस के वहाँ से चले जाने के बाद लू चेन से कहता है हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के हेड की तरफ से यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे फादर ने हमें यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजा है ताकि हम तुम्हें वापस लू फैमिली में लेकर जा सके। और ये फैमिली वालों का हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये तो यहाँ पर अचानक से कहीं से आ गए, इसलिए रास्ते में जाते हुए इनके बारे में हमसे कोई भी सवाल मत पूछना। लू चेन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लू फैमिली में वापस जाने वाला हूँ? मुझे तुम्हारी लू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, मेरा लू फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही मुझे अपनी यंग मास्टर की पोजीशन चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम लू फैमिली के यंग मास्टर बन सकते हो। लू उनसे कहता है मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँ, लेकिन ये नहीं कि मैं तुम्हारे फैसले को बदलने पर तुम्हें मजबूर करूँ। ये डिसीजन तुम्हारा है, फैमिली में वापस आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो ना आओ, मैं वापस जा रहा हूँ। और लू वहाँ से चला जाता है। लू चेन कहता है चाहे जो भी हो अब मैं लू फैमिली में वापस नहीं जाने वाला, मुझे कोई ना कोई ऐसी जगह तो मिल जाएगी जहाँ पर मैं फिट बैठता हूँ। कहता है मेरे लिए कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्त के पास आ जाता है किंग फैंग टावर में। तो इस एपिसोड की शुरुआत किंग फैंग टावर से दिखाई जाती है, यानी कि उसके दोस्त वो होंगे घर की। तो उनके घर के बाहर काफी सारे लोग जमा होते हैं और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर कुछ इनसे मिलने के लिए आए हैं। लगता है कि इन सभी ने पहली बार किसी यंग मास्टर को देखा है जो कि काफी बड़ा जीनियस है, इसी वजह से ये सारे लोग इससे मिलने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लू चेन भी खिड़की में से बाहर देखता है तो बाहर काफी सारे लोग होते हैं। लू चेन का दोस्त वू योंग हंसते हुए से कहता है दोस्त अब तो तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो तुमसे मिलने के लिए आए हैं, इतने सारे लोगों को तो मैं अपने घर के अंदर भी नहीं ला सकता। लू चेन उसे कहता है ये सारे लोग वही हैं जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग को फॉलो करना चाहते हैं, मेरी नजर में इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। वो योंग उसे कहता है तो ये सारे लोग यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से ये बात जान ली है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यंग मास्टर हो, क्योंकि तुमने जी फैमिली के यंग मास्टर को हरा दिया है, जिसकी वजह से अब तुम वुलिंग प्रोविंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर बन चुके हो। और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें मार्शल अकेडमी और दूसरी अकेडमी में एडमिशन मिल सकता है, इसीलिए तो वो सारे यहाँ पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए आए हैं। लू चेन खिड़की को बंद कर देता है और फिर उसे कहता है मेरे दोस्त मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम उन सब में से नहीं हो? वो हम उसकी बात सुनने के बाद कहता है अब तुम मेरे बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? हाँ ये बात तो सच है कि मैं भी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत से यही चाहा था कि तुम अकेडमी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम अकेडमी को ज्वाइन कर लोगे तो हमारी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के का दोस्त हूँ क्योंकि मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट है। इसी वजह से तो शुरुआत में मैंने तुम्हें ब्रोकन बोन पिल और साथ ही हैंड बुक्स भी दी थी, जहाँ पर सभी लोग पहले अपना फायदा देखते हैं। हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने मुश्किल में तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम इस बात को तो नहीं भूल सकते। साथ ही हमारी फैमिली एक मर्चेंट फैमिली है, इसलिए तुमसे जितना ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है हम लोग उठाएंगे। लू चेन उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुरा देता है और उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इससे मेरा कौन सा घाटा होने वाला है, जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मेरी हेल्प की, तो इससे तुम्हारा कुछ फायदा होता है तो कोई बुरी बात नहीं। वो योंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है आज अकेडमी में एडमिशन का लास्ट डे है, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उन दोनों अकेडमीज वालों के पास चलूं और तुम खुद ही डिसाइड करना कि दोनों अकेडमीज में से तुम्हें किसको ज्वाइन करना है। लू चेन अभी उसकी बात का जवाब ही नहीं देता कि उसी वक्त से बाहर से आवाज आती है। तो बाहर जाओ सैन आता है, वही भिखारी। बाहर आने के बाद उनसे कह रहा होता है मुझे अंदर जाने दो, लू चेन मेरा दोस्त है और मुझे उससे बात करनी है, लेकिन वो गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। वो उसे कहते हैं तुम भिखारी कहेंगे, मास्टर लू चेन तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं, जबकि वो हमें यहाँ पर मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे, तो तुम्हारे जैसे भिखारी को कैसे मुँह लगाएंगे? तो साथ ही वो उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं भिखारी कहेंगे जाओ जाकर कहीं पर भीख मांगो। यहीं पर एक लड़का आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? लू चेन लू फैमिली का यंग मास्टर है और एक यंग मास्टर का भिखारी के साथ क्या ताल्लुक? वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। वो लड़का आगे बढ़ता है और जाओ सैन को उसके गले से पकड़ते हुए कहता है अगर ये बात वाकई में सच हुई तो मास्टर लू चेन तुम्हारे दोस्त निकले तो आज के बाद तुम्हारे जैसे भिखारी को मैं अपना मास्टर मानूंगा। जाओ सैन उसे कहता
कहता है चाहे तो मुझे कितना ही पीट क्यों ना लो, लेकिन ये बात सच है, वो मेरा दोस्त है। पास से वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा होता है, वो दोबारा से उसे थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त खिड़की के ऊपर से एक कप उसके सर में आकर लगता है। वो गाली देकर कहता है कौन कमीना है जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। लू-चैन खिड़की के अंदर से बाहर की तरफ छलांग लगा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हारे होने वाले मास्टर का दोस्त हूँ। लू-चैन नीचे उतरते ही उसके चेहरे पर भी एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो उसे कहता है मास्टर लू, ये आप क्या कह रहे हैं, आप इस तरह के भिखारी को कैसे जान सकते हैं, तो सिर्फ एक भिखारी है और आप एक यंग मास्टर हैं। लू-चैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये भिखारी नहीं ये मेरा दोस्त है, चाहे ये कैसा भी हो ये मेरा दोस्त है। और तुम कौन हो, जहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम सभी लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तुम में से किसी के साथ भी बात नहीं करनी, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सारे के सारे डर जाते हैं। वो लड़का माफी मांगते हुए जाओ सैन से कहता है मास्टर प्लीज अपने दोस्त से कहो कि मेरी जान बख्श दे। जाओ सैन लू-चैन की तरफ देखता है, लू-चैन उसकी तरफ देखता है और उसके बाद उसे कहता है ठीक है यहाँ से दफा हो जाओ। वो सारे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के वहाँ से चले जाने के बाद लू-चैन जाओ सैन से कहता है जाओ सैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। वो भी उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है यंग मास्टर, मुझे पहले नहीं पता था कि आप यंग मास्टर लू-चैन है। लू-चैन आसपास देखता है और कहता है कहाँ पर है कोई यंग मास्टर, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पर तो मैं हूँ, मैं लू-चैन हूँ तुम्हारा दोस्त। साथ ही वो अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए उसके चेहरे के ऊपर जो जख्म होता है उसको भी हील कर देता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा दोस्त रहूंगा, चाहे मैं कितना ही बड़ा यंग मास्टर क्यों न बन जाऊँ। फिर लू-चैन उसे कहता है तुम्हारा छोटा भाई जावू कहाँ पर है, उसको भी बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चिकन लेग पीस मंगवाता हूँ, तुम दोनों खा लेना। जावू का नाम सुनते ही वो उसे कहता है प्लीज मेरे साथ आओ, अब वो बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे हील करो। लू-चैन भी ये बात सुन के बहुत सा हैरान होता है और कहता है आखिर उसको क्या हुआ, चलो मेरे साथ हम दोनों चलते हैं। वो दोनों उसे टूटे हुए टेम्पल की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि उसी वक्त फू जोंग भी घर से बाहर निकलता है और चिल्लाकर लू-चैन से कहता है लू-चैन तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन आज तो एकेडमी में एडमिशन का लास्ट डे है, अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्या तुम सिर्फ एक भिखारी बच्चे को बचाने के लिए अपनी एकेडमी के एडमिशन को छोड़ सकते हो। लेकिन लू-चैन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है इस वक्त मेरा दोस्त बहुत बड़े खतरे में है और उसकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे एकेडमी में एडमिशन नहीं चाहिए। और वो जाओ सैन को अपने साथ लेकर उसी टूटे हुए टेम्पल में चला जाता है। वो दोनों जैसे अंदर आते हैं, जाओ सैन भागता हुआ जावू के पास जाता है और कहता है जावू देखो मैं अपने दोस्त को वापस लेकर आया हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई लू-चैन आ गया है। जावू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो पहले से बेहोश पड़ा होता है। जाओ सैन रोना शुरू कर देता है और लू-चैन से कहता है लू-चैन तुम्हें हमारी हेल्प करना होगी, ये तो बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रहा। लू-चैन कहता है हाँ ठीक है मैं करता हूँ और साथ ही वो अपनी हीलिंग पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को अपनी हीलिंग पावर से कवर कर लेता है। काफी देर तक उसको हील करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो उसके चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड है और मेरी फाइटिंग स्पिरिट इसके ऊपर काम नहीं कर रही। लू-चैन को यहीं पर समझ आ जाती है कि ये तो पहले से मर चुका है, इसकी फाइटिंग स्पिरिट के साथ ये इसको दोबारा से जिंदा तो नहीं कर सकता कि इसके पास तो सिर्फ हीलिंग की पावर्स है। फिर साथ ही लू-चैन गुस्से के साथ कहता है ऐसा क्यों होता है, लोगों को मैं चाहता हूँ वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं और आखिर पर मेरे पास सिर्फ वही लोग बचते हैं जो कि मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहीं पर लू-चैन एक जोरदार चीख मारता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग वहीं पर आग जलाते हैं, जावू की बॉडी को उसके अंदर जला देते हैं। जाओ सैन उसकी चिता को आग लगा रहा था और उसे कहता है जावू चलो ये तो अच्छा हो गया कि तुम जल्दी चले गए और तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, अब तुम्हें इस जालिम दुनिया को और ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा कि तुम जितना अर्सा जिंदा रहते तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा दुख तकलीफें मिलती, तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, अब तुम स्वर्ग में जाकर आराम से रहोगे। फिर वो लू-चैन की तरफ देखता और कहता है मैं लू-चैन को भी इस बात का ब्लेम नहीं दे सकता क्योंकि उसने यहाँ पर आकर अपनी सारी की सारी फाइटिंग स्पिरिट को लगा दिया, लेकिन वो इसको जिंदा तो नहीं कर सकता था क्योंकि जावू पहले से मर चुका था। तो उसकी चिता को आग लगाने के बाद जाओ सैन लू-चैन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है लू-चैन तुम्हें इस तरह के टूटे फूटे टेम्पल में आकर नहीं रहना चाहिए, तुम एक फैमिली के यंग मास्टर हो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है क्योंकि तुम एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर हो, इसलिए जाओ और जाकर अपनी मंजिल को तलाश करो। लेकिन लू-चैन तो काफी बड़े सदमे में है, वो कहता है जावू अच्छा बस इसी तरह हमें छोड़कर चला गया। जाओ सैन उसे कहता हम जैसे बैगर्स इनकी बॉडी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट अवेकन नहीं होती, इनके पास यही किस्मत है, लोग अचानक किसी दिन इसी तरह मर जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा क्योंकि बर्फ पड़ रही है, बहुत ही जल्दी कोई बर्फ का स्टॉर्म आएगा और उसी के नीचे दबकर ठंड से मैं मर जाऊंगा और किसी को इस बार में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब काफी रात हो जाती है जाओ सैन अपने बिस्तर में लेट जाता है। लू-चैन अपने पास से काफी सारा सामान लेकर आता है और उसके पास कुछ गोल्डन कॉइन्स भी होते हैं, वो भी उसके पास ही रखता है और उसे कहता है जाओ सैन मैंने इस बार में काफी कुछ सोचा है, मैं वुलिंग काउंटी को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहा हूँ ताकि मैं बाहर की दुनिया को देख सकूँ और मुझे पता चले कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा तुम्हें कभी देख सकूंगा या फिर दोबारा तुमसे कभी मिल पाऊंगा, लेकिन हमारी दोस्ती हमें हमेशा याद रहेगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा।
बोलूंगा। और फिर लूचेन उसे बाय बोलने के बाद बाहर चला जाता है, जबकि जाओ सैन भी जाग रहा होता है। वो उसे कहता है, लूचेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारे जैसा यंग मास्टर को दोस्त बनाने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो। और यहीं पर रात के वक्त ही लूचेन वुलिंग काउंटी को छोड़कर चला जाता है, जबकि उसी दिन सुबह के वक्त दोनों अकेडमीज वाले वापस जाने वाले हैं। फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकेडमी का वो बड़ा सा वर्मिलियन पंछी बैठा होता है। जीरू भी अपनी फैमिली के पैट्रियार्च के सामने खड़ी होती है। जीरू अपने फादर से कहती है, क्या लूचेन वाकई में वुलिंग काउंटी को छोड़कर चला गया है? उसके फादर उसे कहते हैं, हाँ वो यहाँ से चला गया है, हमारे कुछ लोगों ने रात के वक्त उसे बॉर्डर पार करते हुए देखा था, वो यहाँ से चला गया। पैट्रियार्च जीरू से कहते हैं, अब जबकि तुमने अपने लिए अकेडमी को चूज कर लिया है, तुम्हें जल्दी से इनके साथ जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो इनके साथ जाओ और अपना फ्यूचर बनाओ। जीरू इस बात से काफी ज्यादा उदास है कि लूचेन उसके साथ नहीं जा रहा। जीरू जाने से पहले अपने डैड से कहती है, डैड आपकी बेटी अकेडमी जा रही है, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। फिर साथ ही वो उस रोजपिंक पंछी के ऊपर बैठ जाती है, और उसके ऊपर बैठने के बाद भी वो काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है, ब्रदर लूचेन, तो पता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, अगर तुमने इस अकेडमी के एग्जामिनेशन को लिया होता तो तुमने इस एग्जामिनेशन को बहुत ही आसानी से पास कर लेना था, और इस वक्त तुम मेरे साथ अकेडमी जा रहे होते। लेकिन तुमने काउंटी को छोड़ने का फैसला क्यों किया, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट सीन हमारे लूचेन का दिखाया जाता है। लूचेन जो कि अपनी काउंटी को छोड़कर एक दूसरे इलाके की तरफ जा रहा है, वो बर्फ के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। लूचेन चलते चलते काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, ये तूफान तो तेज होता जा रहा है, मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, मैं तो बस चलता जा रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, लगता है कि ये बर्फ के अंदर जमकर मैं मर जाऊंगा। और साथ ही वो वहीं पर गिर जाता है और गिरने के साथ ही बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में वहाँ पर एक कैरवान को दिखाते हैं, तो वो कैरवान उसी रास्ते के ऊपर से गुजर रहा होता है। उनके पास काफी सारी गाड़ियाँ होती है, वो कॉटन लेकर जा रहे होते हैं दूसरे शहर में बेचने के लिए। तो वहीं पर उनका घोड़ा जो आगे आगे चल रहा होता है, उसी घोड़े को बर्फ के अंदर लूचेन की बॉडी दिखाई देती है, वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। गाड़ी के ऊपर जो ड्राइवर बैठा होता है वो जल्दी से छलांग लगाता है और नीचे आ जाता है। वो वहाँ से आकर बर्फ को हटाता है, तो वहाँ पर नीचे लूचेन दबा होता है। साथ ही वो चलाकर अपनी मालकिन से कहता है, मिस जोंग, यहाँ पर बर्फ के अंदर एक लड़का है, ये बेहोश हो चुका है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है, इसका क्या करें? तो यंग मिस भी अपनी गाड़ी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। वो लड़की बाहर आने के बाद उसे कहती है, क्या वाकई में ये बेहोश है, ये मरा नहीं? तो वो बंदा लूचेन को चेक करने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का काफी देर से पैदल चल रहा होगा, इसी वजह से ये बेहोश होकर गिर गया है, ठंड की वजह से, ऊपर से इसे भूख भी लगी होगी। यंग मिस उसे कहती है, मिस्टर जाओलाओ, हम इसे यहाँ पर मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, इसे उठाओ और इसे मेरी वैगन में डाल दो, तब इसे होश आएगी तो मैं इसको खाना खिला दूंगी। और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जाओलाओ जैसे ही उसको उठाने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर एक और गार्ड आगे बढ़ता है, उसके हाथ में तलवार भी होती है। वो उसे कहता है, बूढ़े खुसर, तुम इस लड़के को उठाकर वैगन में कहाँ पर लेकर जा रहे हो? हम बहुत ही जल्दी बेजुन वैली में पहुँचने वाले हैं। तब क्या होगा अगर ये लड़का बेजुन वैली वालों का कोई स्पाई हुआ? हमें पता है ना कि उस इलाके में बहुत सारे बैंडिट्स हैं। जाओलाओ से कहता है, बार्ड, ये तो सिर्फ एक बच्चा है और मैं इस बच्चे को यहाँ पर बर्फ में मरने तो नहीं दे सकता। यंग मिस ने कह दिया है तो इसलिए मैं उठाकर इसे वैगन में डालने वाला हूँ। बार्ड से कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, ऐसे भी तो एक दिन में हजारों लोग मरते हैं, तो उनमें से एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको यहीं पर छोड़ दो, हम इसे साथ नहीं लेकर जाएंगे। अगर तुम इसे यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ने वाले तो फिर इसे मेरे हवाले करो, मैं इसे अपनी तलवार के साथ मार डालता हूँ, ये हमारे ऊपर एक बोझ है, हम एक्स्ट्रा बैगेज साथ लेकर क्यों चले? यंग मिस बाहर निकलती है और उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना ये लड़का हमारे साथ जाएगा तो ये हमारे साथ जाएगा, और हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर निकले हैं, हमें जल्दी से जल्दी माल की डिलीवरी पहुंचानी है, तुम लोग यहाँ पर आपस में बहस मत करो, ये मेरा फैसला है, तुम्हें इस फैसले को मानना पड़ेगा। वो जाओलाओ से कहती है, इसको ले आओ और मेरी वैगन में डालो। जाओलाओ उसको उठाता है और उसकी वैगन में छोड़ देता है। तो मिस जोंग लूचेन के पास ही बैठी होती है। लूचेन को होश आती है तो वो उसे पानी पिलाती है, अब पीछे गर्म सूप है। लूचेन होश में आने के बाद उसे कहता है, तुम कौन हो? मिस जोंग उसे कहती है, हम अपने कैरवान के साथ इसी रास्ते पर जा रहे थे, तुम हमें बर्फ में दबे हुए मिले, तुम बेहोश थे इसलिए हमने तुम्हें उठा लिया। लूचेन मुस्कुराते हुए से कहता है, फेरी सिस्टर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फ्यूचर में तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। मिस जोंग भी उसकी ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है, तुम तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें लगता है कि तुम किसी का फेवर उतारने के लायक हो गए हो, तो ठीक है, अगर तुम मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो भी इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी सिस्टर को कोई तंग करे तो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाना। और साथ ही लूचेन फिर से बेहोश हो जाता है। तो घोड़े गाड़ी को चलाने वाला बंदा कहता है, मिस जोंग, क्या आप वाकई में श्योर है कि हमें इसी रास्ते पर जाना है? हाँ, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा नजदीक है हमारी व्हाइट क्लाउड सिटी के, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स हैं, ये हमेशा ही लोगों को लूटते हैं, इसी वजह से हमें घूम कर जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता सेफ है, हमारे पास इतने ज्यादा गार्ड्स भी नहीं है कि उन सारे बैंडिट्स का मुकाबला कर पाए। मिस जोंग से कहती है, अगर हम लोग घूम कर जाएंगे तो फिर मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? तो घोड़े गाड़ी वाला उसे कहता है, मुझे लगता है कि अगर हम लोग घूम कर जाएंगे तो पूरे 7 दिन लगेंगे। मिस जोंग से कहती है, नहीं, हम लोग इतनी देर से वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तुम्हें पता है कि हमारे
हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं, हमें इस माल को वहाँ पर पहुँचाना है, इसलिए हम लोग इसी वैली से होकर ही गुजरेंगे। रात के वक्त वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं जब बैंडिट्स हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। मिस जोंग भी उसी बंदे के साथ ही बैठ जाती है और कहती है, जाओ लाओ, तुम्हें पता है ना कि मेरे फादर के मरने के बाद हमारी जोंग फैमिली में बहुत ही अप्रोच चल रही है, फैमिली की हालत बिल्कुल खराब है। तुम्हें पता है कि अगर हम लोग इस माल की डिलीवरी को टाइम पर नहीं पहुंचा सके तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हमें पेनाल्टी फीस देनी पड़ेगी और ऊपर से सारे का सारा माल वो फ्री में रख लेंगे, हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकती, हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे। जाओ लाओ उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे। वो लोग अपने घोड़ों को उसी वैली के रास्ते से आगे बढ़ाते हैं। उसी वक्त दिखाते हैं साथ के क्लिफ के ऊपर बैंडिट्स खड़े होते हैं। यहाँ पर इन बैंडिट्स का बॉस होता है जिसका नाम बेजुन जाइस थर्ड बॉस होता है, यानी वो बेजुन सिटी के बैंडिट्स गैंग का तीसरा बॉस है। वो बॉस उनको देखने के बाद कहता है, लगता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल ठीक है, ये लोग तो यहाँ पर पहुँच आए हैं। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी को मार डालो और उनके पास जितना भी माल है वो सारा लूट लो। तो बड़ी स्पीड के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त एक तीर मिस जोंग के पास आकर लगता है। मिस जोंग भी जल्दी से अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आती है और अपनी तलवार निकाल लेती है। जाओ लाओ चिल्लाकर कहता है, ये तो बैंडिट्स है, ये तो व्हाइट क्लाउड सिटी के बैंडिट्स है। मिस जोंग उन सभी से कहती है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें इन सभी के साथ फाइट करना पड़ेगी। और वो सारे गार्ड्स उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि वो बैंडिट्स बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और उन सभी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमारी मिस जोंग एक बैंडिट की बॉडी के अंदर अपनी तलवार घूमकर उसे मार देती है। उसी वक्त दूसरा बैंडिट मिस जोंग के ऊपर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार से उसको भी मार देती है। तो यहाँ पर दो को तो अकेले मिस जोंग ने मार दिया है। जाओ लाओ मिस जोंग से कहता है, मिस जोंग मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर तैयारी करके आए हैं, जैसे कि इन्हें पहले से पता था। में से ज्यादातर कल्टीवेटर्स तो सेकंड लेवल के हैं और इनका बॉस मुझे लगता है कि वो थर्ड लेवल का कल्टीवेटर होगा। हम इन्हें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमारे गार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाढ़ चलाकर उसे कहता है, जाओ लाओ, ये सारी की सारी तुम दोनों की गलती है, तुम लोग जिस लड़के को अपने साथ उठाकर लाए हो वही एक स्पाई होगा, उसने इन लोगों तक खबर पहुँचाई होगी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं मरने वाला। और साथ ही वो पीछे की तरफ भाग जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। जाओ लाओ चिल्लाकर उसे कहता है, बाढ़ तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो और गद्दार हो जो कि हमें छोड़कर जा रहे हो। इसी वक्त बॉस उसके सामने खड़ा होता है। थर्ड बॉस अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और बाढ़ को वहीं पर मार देता है। बाढ़ को मारने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर पैर रखता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने उनके काफी सारे गार्ड्स मार चुके होते हैं। यहीं पर हमारे लू चैन का ख्वाब भी दिखाते हैं। लू चैन सोए सोए अपना सपना देख रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे होते हैं और ऊपर से तलवारें गिर रही होती हैं, जबकि लू चैन वहीं पर खड़ा खड़ा चीख मारता है और उसी के साथ उसे होश आ जाती है। लू चैन अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है, लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत थी। जैसे कि मैं ये सब कुछ अपनी लाइफ में पहले देख चुका हूँ, लेकिन ऐसा कब हुआ मुझे तो कुछ भी याद नहीं। उसी वक्त उसे ब्लड की स्मेल आती है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है। वो जैसे ही अपनी घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है तो बाहर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं। काफी सारे गार्ड्स मार चुके होते हैं, जबकि कुछ बैंडिट्स कुछ गार्ड्स के पीछे लगे होते हैं। लू चैन भी काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है, यहाँ पर इतने सारे बैंडिट्स कहाँ से आ गए, हमारे सारे गार्ड्स मर चुके हैं, लगता है ये बैंडिट्स इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लू चैन भी आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे इन सभी को बचाना होगा, इन बैंडिट्स को मारना पड़ेगा। लू चैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए अपनी बेलू के साथ उन बैंडिट्स को पीछे से मारना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उन बैंडिट्स को मारता है तो उनके मरने के बाद उनका ब्लड लू चैन के चेहरे पर गिरता है। वो अपने चेहरे पे हाथ लगाता है और जो ब्लड होता है वो उसके हाथ पे लगता है। उसकी तरफ देखकर कहता है, तो ब्लड का टेस्ट ऐसा होता है। और साथ ही वो बड़ी क्रिंगी सी स्माइल भी देता है। फिर साथ ही वो क्लिफ के पास छुप जाता है और साइड पर देखता है जहाँ पर थर्ड बॉस खड़ा होता है और उसके साथ उसके काफी सारे बैंडिट्स होते हैं, जबकि उन्होंने वहाँ पर मिस जोंग को घेरा होता है। मिस जोंग अपनी तलवार के साथ थर्ड बॉस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन थर्ड बॉस अपनी सिर्फ 2 उंगलियों के साथ ही उसकी तलवार को रोक लेता है। मिस जोंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। थर्ड बॉस हंसते हुए कहता है, हमारे यहाँ पर व्हाइट क्लाउड सिटी के टूर्नामेंट को हुए काफी ऐसा गुजर चुका है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर लोग गुजरे थे तो हमने उनको लूटा था और काफी पैसा कमाया था, लेकिन आज तो हम लोग काफी सारा पैसा कमाने वाले हैं। तुम्हारे पास काफी सारा माल है, ना सिर्फ हमें यहाँ पर काफी पैसा मिलने वाला है। साथ ही वो अपनी उंगली को घुमाता है और मिस जोंग की तलवार को अपनी दोनों उंगलियों के साथ ही तोड़ देता है। मिस जोंग भी पीछे की तरफ गिर जाती है। वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, तुम तो एक बहुत ही प्यारी लड़की हो, ना सिर्फ हमें पैसा मिलेगा बल्कि बहुत सा मजा भी आने वाला है। मिस जोंग उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है, अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो फिर मुझे तुम्हारे जैसे किसी कमीने के हाथों से ना रेप करवा कर नहीं मरना। और साथ ही वो अपना नाइफ निकाल कर अपनी गर्दन में रख लेती है और कहती है, मैं अपनी जान ले लूंगी।
तो जैसे ही वो अपनी गले के ऊपर अपनी नाइफ को घुमाने लगती है, उसी वक्त पीछे से घोड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है। वो लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। लू चेन घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा होता है और अपनी घोड़ा गाड़ी को भगाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही वो घोड़ा गाड़ी के ऊपर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और मिस जोंग से कहता है जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। मिस जोंग उसका हाथ पकड़ती है और वो उसे खींचकर अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बिठा लेता है। तो बड़ी स्पीड के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी को सामने की तरफ भगाता है। बैंडिट्स अपने बॉस से कहते हैं बॉस इसका क्या करें, वो लड़का तो हमारी लड़की को लेकर निकल गया। बॉस उनसे कहता है जल्दी से इसका पीछा करो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से बचकर निकल जाए। इसके अलावा व्हाइट क्लाउड सिटी के पास भी अपने कुछ लोगों को लगा दो, वो लोग वहाँ पर पहरा दे। ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे या यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेंगे तो इनको पकड़ लेंगे। लू चेन अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठकर बड़ी तेजी से उसको भगा रहा होता है। जोंग पीछे की तरफ देखती है और कहती है वो बैंडिट्स हमारा पीछा कर रहे हैं। इन लोगों ने तो हमारे बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया, मेरे आधे गार्ड्स तो जख्मी होकर वहीं पर पड़े हैं और साथ ही उन्होंने हमारा सारे कार्टन का माल भी चोरी कर लिया। और जितनी स्पीड से ये हमारे पीछे आ रहे हैं ये तो बहुत ही जल्दी हमें पकड़ लेंगे। लू चेन उसके कमर पे हाथ डालता है और उसे अपने साथ चिपका लेता है। जोंग इस बात से बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। लू चेन उसे कहता है सिस्टर चलो जल्दी से इस हॉर्स के ऊपर से जंप लगा देते हैं। वो उसे कहती है लेकिन हम लोग इसके ऊपर से जंप क्यों लगाएंगे। लू चेन उसे कहता है इस घोड़ा गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है और बहुत ही जल्दी वो अपने घोड़ों के साथ हमारे करीब पहुंच जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे। अगर हम लोग यहीं पर जंप लगाकर किसी जगह पर छुप जाते हैं तो लोग खाली घोड़ा गाड़ी का पीछा करते रह जाएंगे। तब उन्हें पता चलेगा तब तक तो हम लोग उनसे काफी दूर निकल चुके होंगे। फिर साथ ही लू चेन उसको पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से जंप लगा देते हैं, जबकि घोड़ा गाड़ी सामने की तरफ भाग जाती है। वो सारे बैंडिट्स भी इस घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। लू चेन एक लंबी सांस लेता और कहता है चलो शुक्र है अब हमारी जान बच गई। जबकि मिस जोंग उसी की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है और साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसके गाल पे किस करते हुए कहती है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। लू चेन भी इस बात से शर्माना शुरू कर देता है। साथ ही वो दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है अब हम लोगों की जान बच चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकलना इतना आसान हो सकता है। और ऊपर से यहाँ पर कुछ खास है भी नहीं, ना खाने को ना पीने को, ना ही यहाँ पर रात गुजारने को कोई जगह है। अगर हम लोग इन बैंडिट्स के हाथों से बच गए हैं, इनके हाथों से नहीं मरे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ठंड और भूख से। लेकिन साथ ही उसे कहती है मैंने इस एरिया के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में काफी सारी केव्स हैं और वो सारी की सारी केव्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और किसी न किसी जगह पर तो बाहर निकलती होंगी। लू चेन भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर अंडरग्राउंड में केव्स है, तो इसका मतलब हम लोग उन केव्स के रास्ते से निकल सकते हैं। मिस जोंग उसे कहती है हम लोग उन केव्स के रास्ते से निकल तो सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और वो घुमावदार है, यानी भूल भुलैया की तरह है। अगर हम लोग एक बार अंदर चले गए और वहीं पर गुम हो गए तो दोबारा कभी भी सरफेस पर नहीं आ पाएंगे, वहीं पर ठंड की वजह से जमकर मर जाएंगे, ना ही हमें वहाँ पर कोई खाना मिलने वाला है। लू चेन उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास उन केव्स के अंदर जाकर छुपने के अलावा अब और कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलो जल्दी से चल के किसी केव को ढूंढते हैं और उसी के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आगे चलना शुरू करते हैं। वहीं पर चलते चलते वो पत्थरों के ऊपर टच कर रहा होता है, उसको नॉक करके देख रहा होता है कि यहाँ पर कोई एम्प्टी जगह है या नहीं, शायद उसे किसी केव का दरवाजा मिल जाए। मिस जोंग लू चेन की तरफ देखती है और कहती है पिछले 6 घंटे से हम लोग यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, इतने ज्यादा बर्फ वाले इलाके में। हालांकि मैं भी एक सेकंड लेवल की स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, लेकिन मैं भी एग्जॉस्ट हो गई हूँ। लेकिन इस लड़के की तरफ तो देखो, तो जरा भी नहीं थका। मिस जोंग लू चेन से कहती है लू चेन तुम यहाँ पर बार बार इन पत्थरों के ऊपर नॉक क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर आए ढूंढ क्या रहे हो। लू चेन नॉक करते हुए कहता है मुझे मिल गया। वो भी इसके पास आती है और कहती है तुम्हें क्या मिला। लू चेन कहता है इस पत्थर के ऊपर नॉक करके देखो, इसके अंदर से काफी सारी एम्प्टी जगह होने का शक पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक केव है और ये केव का एंट्रेंस है, हमें इसको तोड़कर अंदर चलना चाहिए। और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो चेक करके देखते हैं। और साथ ही वो सामने वाले पत्थर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और सामने एक रास्ता ओपन करता है। वाकई में वहाँ पर अंदर एक केव होती है। लू चेन उसे कहता है ये तो एक केव है, चलो अंदर चलते हैं। मिस जोंग उसकी स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और लू चेन से कहती है लू चेन आए तुम हो कौन, क्या तुम भी एक स्पिरिट फाइटर हो। लू चेन अपना सारी लाते हुए कहता है हाँ मैं एक स्पिरिट फाइटर हूँ। फिर वो उससे पूछती है और तुम्हारा लेवल क्या है। लू चेन कहता है मेरा लेवल 2 है। मिस जोंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का मुझसे भी छोटा है, लेकिन फिर भी इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन किया है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये लड़का वाकई में जीनियस है, इसी वजह से तो कब से मेरे साथ है और अभी तक थका भी नहीं। मिस जोंग आगे बढ़ती है और उसका कान खींचते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो। लू चेन उसे कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, हमारे यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेन लैंड में यहाँ पर एक ही रूल है, अगर हम लोग 12 साल की उम्र में अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर 14 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल के बाद मैं तुम्हारे साथ भी शादी कर
सकता हूँ। मिस सोंग आगे से शर्माना शुरू कर देती है और केव के अंदर चली जाती है और उसे कहती है तुमने बहुत ही अच्छा मजाक किया, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है वहीं पर उसका पाँव स्लिप होता है और वो उस केव के अंदर गिर जाती है। जन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है और साथ ही उसको अपने साथ लिपटा लेता है और वो दोनों ही वहाँ से स्लिप होते हुए नीचे जा गिरते हैं। तो नीचे गिरने के बाद मिस सोंग नीचे गिरती है और लू चेन उसके ऊपर होता है और उसका चेहरा भी टमाटर की तरह लाल हो चुका है। पता नहीं इसको ये पसंद है शायद। लू चेन लाल चेहरे के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है। मिस सोंग उसकी तरफ देख रही होती है। इस बात से वो दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। फिर वो दोनों ही एक दूसरे से साइड पे हो जाते हैं। लू चेन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ये केव तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मिस सोंग उसे कहती है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर व्हाइट क्लाउड वैली के अंदर इस तरह की खूबसूरत केव भी होगी। फिर वो उस केव के अंदर आगे चलना शुरू करते हैं। लू चेन थोड़ी देर के बाद उसे कहता है मिस सोंग तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग काफी बार इस जगह से गुजर चुके हैं? मुझे लगता है कि हम लोग एक भूल भुलैया में घूम रहे हैं। मिस सोंग भी उसे कहती है मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर गुम हो चुके हैं। हम लोग इस भूल भुलैया से कभी नहीं निकल पाएंगे और अगर हम लोग यहीं पर इस भूल भुलैया में फंस गए तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। और साथ ही उसके चेहरे की तरफ भी दिखा रहे होते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर उसका रंग चेंज होता जा रहा है, यानी कि वो बीमार होने वाली है। और साथ ही वो बीमार हो भी जाती है और वहीं पर गिर जाती है। लू चेन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे सहारा देते हुए कहता है मिस सोंग क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? वो उसे वहीं पर एक दीवार के साथ बिठा देता है। लू चेन जब उसे करीब से देखता है तो कहता है लगता है कि पिछली बैटल के दौरान इसे चोट लगी होगी, इसी वजह से इसकी काफी एनर्जी जाया हो गई है। बस इतनी देर से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, इसी वजह से मुझे बेहोश हो गई है। लू चेन सिस्टर जोंग से कहता है सिस्टर जोंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल चीज दिखाता हूँ। मेरी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा स्पेशल है। वो उससे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे दिखाओ। लू चेन अपने हाथ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हैं, उसके पेट के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसको हील करना स्टार्ट करता है। मिस सोंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम एक सोल हीलर हो? क्योंकि मेरे जख्म तो काफी ज्यादा गहरे हैं और मुझे नहीं लगा कि ये हील हो पाएंगे, लेकिन तुमने तो अपनी हीलिंग कैपेबिलिटीज से इनको बहुत ही जल्दी हील कर दिया है। लू चेन उसे कहता है नहीं मैं एक सोल हीलर नहीं हूँ और फिर उसे पूछता है अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? वो उसे कहती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरे जख्म हील हो गए हैं। फिर लू चेन उसके पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है मिस जोंग तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर इस वैली के अंदर बैंडिट्स अटैक कर सकते हैं, तो फिर तुम अपने सामान को लेकर यहाँ से क्यों गुजर रही थी? तुम दूसरे रास्ते से भी तो जा सकती थी। मिस जोंग उसे कहती है अचानक हमारे पास डिलीवरी का एक ऑर्डर आ गया था, हमें जल्दी से जल्दी माल को पहुँचाना था। अगर हम लोग माल को नहीं पहुँचाएंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मेरी फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से इस माल को टाइम पर पहुँचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और मेरे क्लैन के एल्डर्स ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मुझे इस सामान को टाइम पर पहुँचाना है और अपने टाइम को बचाने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी इसी रास्ते से वहाँ पर पहुँचना था, इसी वजह से मैंने इस रास्ते को चुना। मिस सोंग उसे अपनी कहानी के बारे में सुनाती है। वो उसे कहती है मेरे फादर की डेथ के बाद मैं और मेरी बहन हम अपनी फैमिली में इकलौते रह गए हैं और पिछले कुछ सालों में मेरे फादर की डेथ के बाद हमारी जोंग फैमिली बहुत ज्यादा डिक्लाइन में है, बाकी की सारी फैमिलीज हमारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। मिस सोंग कहती है लेकिन अब जबकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन देकर भेजा गया था, मेरे पास जितना भी सामान था वो सारे का सारा अब चोरी हो गया है, बैंडिट्स उसे ले उड़े। मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, हमारा कर्जा पहले से बढ़ जाएगा। लू चेन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इनके रास्ते के बारे में पहले से बैंडिट्स को पता था कि वो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं, वरना उन बैंडिट्स को कैसे पता होता? वो यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए थे। मुझे लगता है कि लड़की यहाँ पर जिस सामान को देने के लिए आई है इसे यहाँ पर सामान देने के लिए नहीं बल्कि इसे ट्रैप में भेजा गया है ताकि इस लड़की को मारा जा सके और इसके सामान को इससे छीना जा सके। लू चेन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब हम लोग सारी जिंदगी इसी केव में तो नहीं गुजार सकते, चलो जल्दी से उठ जाओ, हम लोग व्हाइट क्लाउड सिटी में जा रहे हैं। मिस जोंग से कहती है लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? लू चेन उसे कहता है हाँ मुझे रास्ता पता है, फाइनली मैंने फिगर आउट कर ही लिया है। फिर लू चेन आगे आगे चलना शुरू करता है, मिस जोंग उसके पीछे चल रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है क्या वाकई में इस लड़के ने इस भूल भुलैया के रास्ते को याद कर लिया? ये लड़का ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि ये बहुत बड़ा जीनियस है और इसकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा शार्प है। तो थोड़ी देर के बाद लू चेन को बाहर का रास्ता मिल जाता है, तो लू चेन उस केव के अंदर से बाहर निकलता है और मिस जोंग से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं पहले बाहर जाकर चेक करके आता हूँ, अगर कोई हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा। मिस जोंग उसे कहती है अच्छा ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। फिर लू चेन बाहर निकल आता है, वहीं पर दो लोगों को दिखाते हैं जो कि उन बैंडिट्स की टीम से होते हैं और वो वहीं पर आग जलाकर बड़े मजे से चिकन लेग पीस खा रहे होते हैं। उनमें से कहता है हमारे बॉस को पहले से नोटिफिकेशन मिल गया था कि यहाँ से एक कारवान गुजरने वाला है और उनके पास काफी सारा माल है। हमारे थर्ड बॉस की वजह से आज हमारे पास काफी सारा माल आ गया है। लगता है कि अब कुछ दिनों तक हमें दोबारा से ये काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग मजे करेंगे। जबकि उसके साथ वाला दूसरा बंदा उसे कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है
कि वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। अगर वो लड़की मिल जाती तो फिर तो सारे भाइयों के मजे हो जाते। और फिर साथ ही वो दोनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देती हैं। उसी वक्त दिखाते हैं लूचन वहाँ पर आता है और अपनी बेलून को यूज करते हुए उन दोनों को गले से लपेट लेता है और उनसे कहता है, कमीनों कहीं के, अभी भी तुमने क्या कहा कि तुम मिस जोंग के साथ क्या करने वाले थे। वो दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं, प्लीज हमें मत मारना। लेकिन लूचन अपनी बेलून के साथ उन्हें ऊपर की तरफ उठा लेता है। फिर लूचन उन दोनों में से एक को मार देता है और दूसरे वाले से कहता है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं इसकी तरह तुम्हें भी मार डालूंगा। दूसरे वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लूचन उस दूसरे वाले से कहता है, चलो जल्दी से बताओ तुम्हें इस बारे में किसने टिप दी थी यहाँ से कैरवान गुजरने वाला है। तो वो बैंडिट उसे कहता है, हमें जोंग फैमिली के अंदर से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। जोंग फैमिली के एल्डर ने हमें ये बताया था कि यहाँ से उनकी लड़की कैरवान लेकर गुजरने वाली है। हमें उनके माल को लूटना था और लड़की को मारना था। लूचन उसे कहता है, तुम दोनों के अलावा यहाँ पर इस रास्ते पर और कितने सारे बैंडिट्स हैं, चलो जल्दी से बताओ। वो उसे कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर आगे हमारे बैंडिट्स में से तकरीबन 20 लोग और हैं। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। लूचन अपनी बेलून को रिलीज करता है और उसको छोड़ देता है। वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, प्लीज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बख्श दी। लेकिन साथ ही लूचन की एक बेल पीछे से निकलती है और उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है। लूचन कहता है, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को मैं जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम वापस जाकर अपने बाकी के भाइयों को इस बारे में बताओगे और फिर से हमारे पर अटैक करने के लिए आ जाओगे। लूचन आगे की तरफ बढ़ता और कहता है, यहाँ से सेफ्टी के साथ व्हाइट क्लाउड सिटी तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कि रास्ते में जितने भी बैंडिट्स हैं उन सभी को मुझे पहले ही मारना पड़ेगा। और फिर वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाले जितने भी बैंडिट्स होते हैं उन सभी को मारता जाता है। वो उनके ऊपर स्नीक अटैक कर रहा है और अपनी बेलून को यूज करते हुए उन सभी को मारता जाता है। लूचन ने यहाँ पर तकरीबन 20 लोगों को मार दिया है। लूचन तो एक कातिल बन गया है और उनका ब्लड उसके चेहरे पर गिरता है, बिल्कुल एक अनगार्डली डीमन की तरह। लूचन इन सभी को मारता जा रहा है। नेक्स्ट सीन उसी केव का दिखाया जाता है। मिस जोंग थोड़ी देर अंदर इंतजार करने के बाद बाहर निकल आती है और कहती है, लूचन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ पर है, कहीं वो खतरे में तो नहीं होगा। वो भी वहीं पर खड़ी होती है कि लूचन उसके पास से अपीयर होता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जैसे वो साइड पर देखती है, लूचन उसे कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर अचानक देखकर डर जाओगे, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक निकली। मिस जोंग उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करती है और कहती है, ये कैसी हरकत थी, तुमने तो मुझे वाकई में डरा दिया, दोबारा ऐसा मत करना। तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान थी, क्या रास्ते में शायद कोई खतरा होगा और तुम्हें कुछ होना क्या हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा लेट हो गए हो, खतरा नहीं हो सकता, इसलिए हम दोनों वहाँ पर जा सकते हैं। मिस जोंग से कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और व्हाइट क्लाउड सिटी में चलते हैं। लूचन उसे कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें एक और बात भी बतानी है। जब मैं उन सभी के पीछे गया था उनको स्काउट करने के लिए, तो वहीं पर कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ बैंडिट्स कह रहे थे कि तुम यहाँ पर एक डील करने के लिए आई हो, लेकिन ये डील सिर्फ एक ट्रैप है। तुम्हारी फैमिली का कोई एल्डर है जो कि इस सब में मिला हुआ है और उसी ने सारे बैंडिट्स को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम यहीं से गुजरने वाली हो अपने माल को लेकर। मिस जोंग भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है, क्या वाकई में, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था? साथ ही वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? वो उसे कहती है, मुझे जाने दो, मैं वापस जाती हूँ और जाकर उन सारे बैंडिट से पूछती हूँ कि आखिर उन सभी को इस बारे में किसने टिप दी थी, हमारी फैमिली में कौन है ऐसा जो गद्दार है और जो हमारी ही नुकसान करवाना चाहता है। लूचन उसे कहता है, क्या तुम वापस उन सारे टाइगर्स के सामने जाती हो? वो तो भूखे टाइगर्स की तरह है और वो तुम्हें नोच डालेंगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और बहुत ही जल्दी तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तुम्हारी फैमिली में कौन गद्दार है। मिस जोंग उसकी बात सुनने के बाद शांत हो जाती है। लूचन उसे कहता है, ये मसला बहुत ज्यादा पचीता है, तुम्हारी फैमिली में काफी सारे लोग हैं और पता नहीं उनमें से कौन सा एल्डर होगा जो कि ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहले व्हाइट क्लाउड सिटी में जाना चाहिए और वहीं पर जाने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमें ये सब कुछ छुप कर करना होगा। मिस जोंग अपने आंसू पोंछते हुए से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो व्हाइट क्लाउड सिटी चलते हैं। फिर वो दोनों उसी सामने वाले रास्ते से होते हुए व्हाइट क्लाउड सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं पर रास्ते में काफी सारे बैंडिट्स की लाशें पड़ी होती है। मिस जोंग उन सारे बैंडिट्स की तरफ देखती है तो काफी हैरान होती है। वो लूचन से कहती है, लूचन हम लोग कब से इसी रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते पर चलते चलते काफी जगह पर मुझे बैंडिट्स की लाशें दिखाई दी है, आखिर इन सभी को किसने मारा है? वो लूचन से कहती है, लूचन कहीं इन सभी को तुमने तो नहीं मारा? लूचन उसे कहता है, नहीं, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ, ये सारे तो बहुत ही पावरफुल बैंडिट्स हैं। मुझे लगता है कि किसी और ने इनके ऊपर अटैक किया होगा, इन सभी को मार दिया होगा। लूचन उसे कहता है, हमने जितना रास्ता तय किया है उस रास्ते में काफी सारे बैंडिट्स मरे हुए थे और अगर उन सभी को काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टोटल 20 बैंडिट्स होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा सा मार्शल आर्टिस्ट इतने सारे बैंडिट्स को अकेले मार सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लूचन उसे कहता है, चलो इन सारी बातों को छोड़ो, हमें तेज तेज आगे बढ़ना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर ठंड से मरना नहीं चाहते, जल्दी से जल्दी व्हाइट क्लाउड सिटी पहुँचते हैं, होने तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो वाकई में वो लोग सुबह होने तक व्हाइट क्लाउड सिटी पहुँच जाते हैं। वो लोग अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने व्हाइट क्लाउड सिटी
का गेट होता है। लूचेन जल्दी से अपने पास से एक सोने का सिक्का निकालता है और उसे कहता है चलो ठीक है, व्हाइट क्लाउड सिटी के अंदर जाने के बाद ट्रीट मेरी तरफ से, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। मिस जोंग आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है लिटिल चैन, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बोले हो, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ये तुम्हारा एक सोने का सिक्का है, ये तो गेट पर हमें एंट्री फीस के तौर पर ही देना पड़ेगा और तुम सिर्फ एक सिक्के के साथ मुझे खाना खिलाना चाहते हो, तुम तो पागल हो। लूचेन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है ये एंट्री फीस क्या होती है? आज से पहले तो मुझे नहीं पता था कि किसी भी सिटी के अंदर जाने के लिए हमें एंट्री फीस देना पड़ेगी। मिस जोंग से कहती है चलो मैं तुम्हें एक नई चीज बताती हूँ, व्हाइट क्लाउड सिटी ये एक 3rd टियर सिटी है। ऐसे वो सारे लोग जो कि व्हाइट क्लाउड सिटी में नहीं रहते, जो बाहर से यहाँ पर आते हैं, उन सभी को एक गोल्ड कॉइन देना पड़ता है और यहाँ पर दरवाजे पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है अपना नाम लिखवा कर। इसके बिना वो लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जितना ज्यादा सिटी का लेवल हाई होगा उतनी ज्यादा एंट्री फीस होगी। कुछ बड़े शहरों में 10 सोने के कॉइन्स भी देने पड़ते हैं। लूचेन हैरान होकर उसे कहता है ये तो बस एक शहर है, फिर यहाँ पर अंदर जाने के लिए मुझे फीस क्यों देना पड़ेगी? फिर वो लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चले जाते हैं। वहाँ पर जो बंदा बैठा होता है उन दोनों के सामने अपना हाथ करता है और कहता है तुम 2 लोग हो, 2 सोने के सिक्के दो और साथ ही दोनों अपना नाम और अपने सिटी का नाम बताओ जहाँ से तुम लोग आ रहे हो। लूचेन उसे अपना सिक्का देते हुए कहता है मैं वुलिंग प्रोविंस से आया हूँ, मेरा नाम लूचेन है। मिस जोंग उसे कहती है मैं ली सिटी से आई हूँ, मेरा नाम जोंग ली है। तो वो रजिस्ट्रेशन वाला लूचेन का नाम सुनने के बाद अपने रजिस्टर पर लिखता है लू कचरा और साथ ही मिस जोंग का नाम भी लिखता है। लेकिन जैसे वो मिस जोंग का नाम लिखता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो यहाँ पर इन दोनों का तो इंतजार कर रहा है। वो जल्दी से अपने गार्ड से कहता है इन दोनों को यहीं पर रोको और गार्ड उन दोनों को वहीं पर रोक लेते हैं। स्टेशन वाला बंदा उठकर आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों अभी अंदर नहीं जा सकते। लूचेन से कहता है हम लोग अंदर क्यों नहीं जा सकते, हमने तुम्हें अपना नाम भी लिखवा दिया और साथ ही तुमने हमसे सोने का सिक्का भी ले लिया है, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? बंदा उनसे कहता है पहले मुझे तुम्हारे सोने के सिक्के को चेक करना पड़ेगा कि ये असली है या नहीं, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक हम लोग इसको चेक नहीं कर लेते तब तक तुम दोनों अंदर नहीं जाओगे। मिस जोंग से कहती है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग सिटी के अंदर नहीं जाने वाले, हम वापस चले जाते हैं। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन वाला बंदा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन दोनों की तरफ अपने सिक्के को फेंकता है कि उन दोनों के बीच से गुजर जाता है और पीछे वाला गार्ड उसे कैच कर लेता है। रजिस्ट्रेशन वाला बंदा उन दोनों से कहता है लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे व्हाइट क्लाउड सिटी की इंसल्ट कर रहे हो, तुमने यहाँ पर एंट्री फीस जमा करवाई है तो इसका मतलब तुम लोग सिटी के अंदर जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से वापस जाने नहीं दे सकता। लूचेन भी रजिस्ट्रेशन वाले बंदे की पावर्स को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है इसका तो लेवल 3 है, लेवल 3 का स्पिरिट मास्टर है और मुझे लगता है कि हम लोग एक और ट्रैप में फंस चुके हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमारा ही इंतजार कर रहा था। तो बैंडिट का बॉस भी यहीं पर एल्डर जोंग के पास आया होता है और उससे कहता है एल्डर जोंग जैसा कि तुमने हमें करने का कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, हमने सारे के सारे माल को लूट लिया है और साथ ही वहाँ पर जितने भी गार्ड थे उन सभी को मार दिया है, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। और साथ ही वो एल्डर जोंग से कहता है लेकिन एल्डर जोंग यहाँ पर आप मुझे सिर्फ 3000 सोने के सिक्के दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को मारने पर इतने सारे माल को लूटने पर हमें ज्यादा सोने के सिक्के मिलने चाहिए? ये रकम तो बहुत ज्यादा कम है और वैसे भी इस काम को लेने से पहले मैंने कहा था कि मुझे 5000 सोने के सिक्के चाहिए। एल्डर जोंग से कहते हैं तुम जो माल वापस लेकर आए हो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है और ऊपर से तुमने जिन लोगों को मारा है उन सभी का ब्लड उसके ऊपर लगा हुआ है, इसमें से आधी फाड़ तो मेरे लिए बेकार हो चुकी है और तुम यहाँ पर मुझसे और ज्यादा की डिमांड कर रहे हो। थर्ड बॉस हंसते हुए कहता है एल्डर जोंग ये बात तो सच है कि उसमें से कुछ फाड़ यानी कि वो कार्टन जो कुछ भी वो लेकर जा रहे थे उसके ऊपर ब्लड लग गया, वो थोड़ी बहुत खराब हो गई, लेकिन आपकी असली मुसीबत तो कोई और थी और हमने उसको ठिकाने लगा दिया। मुझे पता है कि तुम अपनी जोंग फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन ली सिटी में अभी भी उसकी दूसरी बहन है जो कि तुम्हें इस जोंग फैमिली को कंट्रोल करने नहीं देगी और अगर तुम उसको भी फ्यूचर में मरवाना चाहो तो तुम हमसे कह सकते हो, हम लोग तुम्हारा ये वाला काम भी कर देंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी इस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा जितना हमने कहा था, 5000 सोने के सिक्के। एल्डर जोंग उसकी बात सुन के खुश होते हैं और अपने पास से 5000 सोने के सिक्के निकालते हैं और कहते हैं ये लो, ये पूरे 5000 सोने के सिक्के हैं, फ्यूचर में जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो फिर आ जाना। थर्ड बॉस जल्दी से उस पोटली को कैच कर लेता है जिसके अंदर सिक्के हैं। उसी वक्त बाहर से गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और एल्डर जोंग के कान में आकर बताता है मिस जोंग यहाँ पर आ चुकी है। एल्डर जोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ जल्दी से उठकर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहीं के, तुमने तो कहा कि वो लड़की मर चुकी है लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो तो अभी तक जिंदा है। लूचेन और मिस जोंग उन दोनों को भी वहीं पर गार्ड्स ने रोक कर रखा होता है ताकि एल्डर जोंग खुद यहाँ पर आ सके। लूचेन अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। लूचेन कहता है यहाँ पर इस शहर में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सिर्फ अपने नाम को दर्ज करवाते हैं और सोने का सिक्का देकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसने हमारा नाम सुना उसके बाद हमें यहाँ पर रोक लिया। मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है,
लगता है कि हम लोग किसी बड़े जाल में फंसने जा रहे हैं। मिस जोंग लू चेन से कहती है, लू चेन तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे पर किसी ने नजर रखी हुई है? लू चेन उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, वो रजिस्ट्रेशन वाले बंदे ने थोड़ी देर पहले अपनी पावर्स हमारे पर यूज की थी ताकि हमें डरा सके। हम लोग यहाँ पर चुपचाप खड़े रहे और मुझे लगता है कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद एल्डर जोंग बाहर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, मिस ली तो तुम फाइनली यहाँ पर पहुँची आई, तो तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? मिस जोंग से कहती है, ये मेरा नया दोस्त है, इसका नाम लू चेन है। मोटा रिसेप्शनिस्ट भागता हुआ एल्डर जोंग के पास आता है और कहता है, एल्डर जोंग जैसा कि आपने कहा था, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इन लोगों को यहीं पर रोक लिया। एल्डर जोंग उसे बीच में ही टोक देते हैं और खांसते हुए उसे इशारा करते हैं जिससे वो चुप हो जाता है। एल्डर जोंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इनको यहीं पर रोक लिया ताकि मैं इन्हें पर्सनली यहाँ पर आकर ग्रीट कर सकूं। वो मिस जोंग से कहता है, मिस जोंग मैंने इस गार्ड से कहा था कि जब तुम यहाँ पर आओगी तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए क्योंकि तुम काफी दिन लेट हो। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर अपने माल को सप्लाई करने के लिए आने वाली हो। एल्डर जोंग से कहते हैं, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग अपने घर में जाकर आराम से बैठकर बात करते हैं। लू चेन भी उनके साथ चल पड़ता है और फिर वो सारे लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। एल्डर जोंग उन दोनों को लेकर अपने घर जाते हैं। लू चेन उसका घर देखता है और कहता है, लगता है कि जोंग फैमिली वाले काफी ज्यादा अमीर हैं, ये कोई सिंपल फैमिली नहीं है, इनका घर भी काफी बड़ा है। फिर वो तीनों जाकर एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं। एल्डर जोंग मिस जोंग से पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि रास्ते का सफर कैसा रहा? मिस जोंग से कहती है, ग्रेट एल्डर, हमारे कार्गो के ऊपर अटैक हुआ था। व्हाइट क्लाउड वैली के करीब कुछ बैंडिट्स ने हमारे पर अटैक किया और हमारे सारे गार्ड्स को मार दिया। काफी सारे गार्ड जख्मी हो गए और हमारे सारे माल को भी लूट लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी हूँ। ग्रेट एल्डर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से के साथ कहते हैं, लगता है कि इन बैंडिट्स की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने मेरी जोंग फैमिली के माल को लूटा और साथ ही हमारे लोगों को मारा। मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे वो गुस्से के साथ खड़े होते हैं तो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। लू चेन उसकी तरफ देखता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। लू चेन कहता है, ये ग्रेट एल्डर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे फादर यानी कि लू जियांटियान से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है कि ये इस वक्त अपने 5th लेवल पर है। एल्डर जोंग मिस जोंग से पूछते हैं, मिस जोंग कहीं तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? मिस जोंग उसे कहती है, नहीं मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। ग्रेट एल्डर वहीं पर एक नौकर खड़ा होता है जिसका नाम कीपर वी होता है। वो उसे कहते हैं, कीपर वी, मिस जोंग के इस छोटे दोस्त को अपने साथ लेकर जाओ और इसे जाकर दूसरे रूम में बिठाओ और इसे चाय दो, इसकी अच्छे से हिम्मत करना क्योंकि मुझे मिस ली से प्राइवेट में बात करनी है। पर वी आगे बढ़ता है और लू चेन से कहता है, मिस्टर लू मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ। लू चेन मिस जोंग की तरफ देखता है। मिस जोंग उसे इशारा करती है और कहती है, ठीक है इसके साथ चले जाओ। लू चेन उठता है और कीपर वी से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ पर कीपर वी दो नौकरानियों से कहता है, ये हमारा स्पेशल मेहमान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो दोनों नौकरानियाँ कहती हैं, ठीक है हम लोग इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लू चेन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि वो लोग पीछे से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। लू चेन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लोग तो दरवाजा बंद करके चले गए, लगता है कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया है और इस वक्त मिस जोंग की जान खतरे में हो सकती है क्योंकि एल्डर ने मुझे एक दूसरे कमरे के अंदर बंद करवा दिया है और इस वक्त वो एल्डर से साथ अकेली है और पता नहीं एल्डर उसके साथ क्या करेंगे। मैं मुकाबला कर सकता हूँ अगर यहाँ पर कोई फाइट होती है या फिर वो मिस जोंग को मारने की कोशिश करते हैं। ना ही हम लोग यहाँ पर उन दोनों से बचकर भाग सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गेट के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन वाला बंदा है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू चेन कहता है, मुझे क्या पता था कि इस सिटी के अंदर इतने सारे महान कल्टीवेटर्स होंगे, इन सभी का लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है, मेरा लेवल तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, मुझे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। लू चेन वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है और कहता है, जबकि मैं यहाँ पर इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर किसी से फाइट भी नहीं कर सकता और इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता। चलो जल्दी से अपनी डिवाइनिंग फाइटिंग स्पिरिट को निकाल कर चेक करते हैं कि उसको कैसे यूज करना है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो यहीं पर वो जी फैमिली के यंग प्रिंस के साथ अपनी फाइट के बारे में बताता है। वो कहता है, लास्ट टाइम जब जी फैमिली के प्रिंस ने मुझे पंच मारा था उस वक्त मैंने अपनी बेलून को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन असल बात तो ये है कि उस वक्त डिवाइनिंग फोर्स मेरी बॉडी से निकली थी, उसे डिवाइनिंग स्पिरिट ने उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए यंग प्रिंस के पास उसकी स्पिरिट एनर्जी नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो वीक हो गया था। अगर तो वाकई में अपनी डिवाइनिंग स्पिरिट को फाइट में इस तरह यूज कर सकूं तो मुझे लगता है कि मैं एक लेवल 5 के स्पिरिट फाइटर का मुकाबला भी आसानी से कर सकता हूं। तो लू चेन वहीं पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करता है और अपने माइंड के अंदर चला जाता है अपनी दोनों फाइटिंग स्पिरिट्स को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी दोनों फाइटिंग स्पिरिट्स को देखता है तो उसकी जो ओरिजिनल वाली फाइटिंग स्पिरिट होती है प्लांट टाइप की यानी ग्रीन वाली, उसकी पावर काफी ज्यादा कम होती है, जबकि उसकी डिवाइनिंग फाइटिंग स्पिरिट जो ब्लैक है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि वो मुसलसल उसकी ग्रीन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। लू चेन कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, ब्लैक वाली एनर्जी ग्रीन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रही है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। लू चेन कहता है, ये वाली फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी की भी एनर्जी को ब्लॉक कर सकती है और साथ ही किसी की भी एनर्जी को डिवावर कर सकती है, चाहे मेरे सामने वाले के पास कितनी ही पावरफुल स्पिरिट एनर्जी क्यों ना हो, ये ब्लैक एनर्जी ये उसको डिवावर कर लेगी। इससे मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ जाएगा और मैं आसानी के साथ किसी भी हाई लेवल के मास्टर का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो वहीं पर अपनी आंखें बंद करता और कहता है, चलो फोकस
फोकस करके देखते हैं कि आयुष ये आई कहाँ से है और इसको यूज कैसे करना है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करके आंखें खोलता है तो वो एक दूसरी जगह पे होता है, यानी कि वो एक पहाड़ों वाले इलाके में होता है। वो हवा में उड़ रहा होता है तो वहीं पर वो सामने की तरफ देखता है तो वहीं पर वो सामने ड्रैगन होता है, जिस ड्रैगन के पास ये बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तो वहीं उस ड्रैगन के आसपास 5 मास्टर्स होते हैं जो कि अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इन्हीं 5 मास्टर ने शायद इसके ऊपर अटैक करने के बाद इसको मार दिया होगा। वहीं पर लू चेन की नजर ब्रदर बियर पर भी पड़ती है तो ब्रदर बियर भी वहीं पर खड़ा होता है और यहीं पर उसके हाथ पर चोट लगी है तो वहाँ पर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद लू चेन को भी काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, लू चेन कहता है, अभी मैंने जो सीन देखा ये वाला सीन तो बीस्ट माउंटेन का सीन है जहाँ पर वो ड्रैगन की बॉडी पड़ी हुई है। ये सारी फाइट भी वहीं पर हुई होगी। मुझे लगता है कि मेरी इस ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट का ताल्लुक उस ड्रैगन के साथ है और इस मेरे ड्रीम के साथ है। और यहीं पर लू चेन को दोबारा से ब्रदर बियर की याद आती है। लू चेन कहता है, मैं तो इस बारे में भूल ही गया, मैंने ब्रदर बियर से कहा था कि जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं वापस जाकर उसके हाथ में दंसी हुई चीज को निकालने में उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और बीस्ट माउंटेन तो काफी दूर रह गई है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है। लू चेन चिल्लाकर कहता है, कौन है यहाँ पर? लेकिन उसी वक्त दरवाजे के अंदर कोई भी नहीं आता। लू चेन जल्दी से दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाता है और जैसे दरवाजा पूरा खुलता है तो दरवाजे के अंदर से जो भी आता है लू चेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चेन कहता है, हो सकता है ये ग्रैंड एल्डर हो या फिर ये कीपर वी हो जो कि मिस जोंग को मारने के बाद मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो वो सामने की तरफ देखता है तो मिस जोंग होती है। लू चेन हैरान हो जाता है और कहता है, मिस जोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस जोंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले थे? लू चेन उसे कहता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारने वाला था, मुझे लगा शायद कोई और है इसलिए मैं उसके ऊपर अटैक करने लगा था, क्योंकि वहाँ से उन्होंने कीपर वी के साथ मुझे यहाँ पर अचानक भेज दिया और उसके बाद कीपर वी ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था, मुझे लगा शायद ये उनका कोई ट्रैप है और वो वहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। मिस जोंग से कहती है, बुद्धू कहीं के, कीपर वी मेरा आदमी है और मैंने उसे इशारा करके कहा था कि तुम्हें दूसरे कमरे के अंदर जाकर बंद कर दिया जाए ताकि तुम सेफ रह सको, अगर कुछ हो तो मेरे साथ हो। लू चेन उसे कहता है, तो फिर एल्डर जोंग का क्या हुआ? वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ पर है? मिस जोंग से कहती है, क्या तुम्हें ग्रैंड एल्डर के बारे में पता है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ग्रैंड एल्डर पिछले कई सालों से हाई क्लाउड सिटी को मैनेज कर रहे हैं हमारी जोंग फैमिली की तरफ से। वो कल्टीवेशन के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, क्योंकि उनके लेवल का यहाँ पर इस पूरे सिटी में कोई भी नहीं है। इस वक्त हमारे एल्डर जोंग अपनी फाइटिंग स्पिरिट के 6 लेवल पर है। लू चेन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या वाकई में वो 6 लेवल के मास्टर है? मिस जोंग से कहती है, हाँ ये बात सच्ची है। साथ ही उसे कहती है, मुझे अभी तक इस बारे में श्योर नहीं है तो सारे बैंडिट्स को उन्होंने वहाँ पर भेजा था या फिर किसी और ने। अब जबकि हमारी जोंग फैमिली के पास इतनी पावर नहीं है पर हम लोग पहले से अपना सारा माल गवा चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर किसी से फाइट मोल ले सकते हैं। लू चेन से कहता है, तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? मिस जोंग से कहती है, जबकि ली सिटी की इंचार्ज मेरी बड़ी बहन जोंग जियान है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि एल्डर ली यहाँ पर अपने शहर में हाई क्लाउड सिटी में मुझे नुकसान पहुँचाने का खतरा मोल लेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए तो मेरी जान बच गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपने ली सिटी में वापस चली जाऊँ अपनी बहन के पास। और साथ ही हमारे कीपर वी भी है और कीपर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से अब कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मिस जोंग से कहती है, आज रात यहीं पर जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह सुबह उठकर निकला जा सके। मुझे जल्दी से वहाँ पर जाने के बाद मार्शल अकेडमी के न्यू एडमिशंस के बारे में भी सोचना है, न्यू एडमिशंस को मिस नहीं करना। लू चेन इसके पास सुनकर हैरान होता है और कहता है, क्या तुम भी इस साल मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेने वाली हो? तुम भी मार्शल अकेडमी की नई स्टूडेंट हो? मिस जोंग से कहती है, नहीं, मैं मार्शल अकेडमी की नई स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि मेरा इस बार 2nd ईयर में एडमिशन होना है। मैं पिछले साल ही एडमिट हुई थी। यहाँ पर हर साल एडमिशन के लिए दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। अब जबकि मैं 2nd ईयर में जाने वाली हूँ तो मुझे फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है, लू चेन तुम्हारा टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी एकेडमी में आसानी से एडमिशन मिल सकता है, तुम मेरे साथ चलो। ली सिटी में जो एकेडमी है वहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिलेगा और ये भी कोई मसला नहीं है अगर तुम वहाँ पर टेस्ट ना भी देना चाहो। हमारी जोंग फैमिली की वहाँ पर बहुत ज्यादा चलती है। मैं अपनी जोंग फैमिली अपनी बड़ी सिस्टर से कहकर मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए एडमिशन के लिए सीट बुक करवा दूंगी। लू चेन उसकी बात सुनने के बाद जीरू के बारे में सोचता है। लू चेन कहता है, पता नहीं जीरू इस वक्त कौन सी एकेडमी में गई होगी, क्योंकि हमारे वूलिंग प्रोविंस में 2 एकेडमी वाले आए थे। अब पता नहीं उसने कौन सी एकेडमी को चूज किया है। मिस जोंग से कहती है, तुम्हारा यहाँ पर रहने का तो कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ ली सिटी में चलो। वहाँ पर जाने के बाद इस बारे में सोचेंगे कि तुम्हें कौन सी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं। लू चेन उसे कहता है, ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ली सिटी में ही चलता हूँ, क्योंकि अब मैं वापस अपने वूलिंग प्रोविंस में तो नहीं जा सकता, मुझे आगे ही बढ़ना है। फिर नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वो दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं, जबकि उनकी घोड़ा गाड़ी को वी चला रहा है। मिस जोंग जाने से पहले अपने ग्रैंड
ग्रैंड एल्डर से कहती है, ग्रैंड एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने व्हाइट क्लाउड सिटी में रहने के लिए जगह दी। मैं अपनी सिस्टर को वापस जाने के बाद इस सब के बारे में बताऊंगी और साथ ही आपने मुझे जो ऑफर दी है उस डील के बारे में बताऊंगी। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं, मिस ली अपना ध्यान रखना और इस बार सेफ जर्नी हो। फिर साथ ही उनकी घोड़ा गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उनकी घोड़ा गाड़ी से वहाँ से जाने के बाद बैंडिट्स का लीडर भी वहाँ पर आता है और उसे कहता है, एल्डर जोंग क्या तुम उन्हें बस इसी तरह यहाँ से जाने दोगे? तुम कहो तो हम लोग उनका पीछा कर सकते हैं और रास्ते में दोबारा अटैक करेंगे। एल्डर जोंग उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने पहली बार इस मिशन को फेल कर दिया। इस बार अगर तुम सभी लोग मिलकर भी उनके ऊपर अटैक करोगे तभी तुम उस लड़की को नहीं मार पाओगे, क्योंकि इस वक्त कीपर वी उनके साथ है। वी चेंगफेंग के बारे में शायद तुम नहीं जानते, वो एक बहुत ही पावरफुल फाइटर है। मुझे नहीं लगता कि अब उस लड़की को मारने की जरूरत है, क्योंकि उसके सारे माल को तो हमने लूट लिया है। के सारे माल को लूटने के बाद अब जबकि वो डिलीवरी को नहीं पहुंचा सके, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जैसे वो वहाँ पर वापस पहुंचेंगे तो उनकी फैमिली कर्ज में डूब चुकी होगी। तो उन्होंने बहुत सारा कर्जा लेने के बाद अपने उस माल को यहाँ पर आकर बेचना था। उसी माल से मिलने वाले पैसों को उन कर्जदारों को वापस करना था। तो उनकी घोड़ा गाड़ी रास्ते में जा रही होती है। लू चेन खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता है और मिस जोंग से कहता है, मिस जोंग हम लोग वापस से इसी वैली से क्यों जा रहे हैं? तुम्हें पहले से पता है कि यहाँ पर बैंडिट्स अटैक कर सकते हैं, तो हमें तो घूम कर जाना चाहिए था। हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? मिस जोंग से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम तो हमारे साथ कीपर भी नहीं था, इस बार हमारे साथ कीपर भी है। इसके होते हुए कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सभी लोग यहाँ पर हमारे ऊपर एक साथ भी अटैक करने के लिए आएंगे तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ये उन सभी को मार डालेगा। लू चेन मिस जोंग से कहता है, मिस जोंग तुम तो इस बंदे के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो, क्या ये वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें इसके ऊपर इतना भरोसा है? मिस जोंग से कहती है, ये मेरे ग्रैंडफादर का वार सर्वेंट था। मेरे ग्रैंडफादर के मरने के बाद इसने पिछले कई सालों तक कोई भी फाइट नहीं की, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोग इसके बारे में जानते हैं कि वार में इसने कितने ज्यादा लोगों को मारा था, इसी वजह से कोई भी डरते हुए इसके नजदीक नहीं आता। और मुझे लगता है कि हमारे ग्रेट एल्डर जोंग और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों फाइट में और स्ट्रेंथ में एक दूसरे के बराबर है। लू चेन उसकी सारी बात सुनने के बाद कहता है, अगर जोंग फैमिली वालों के पास अभी भी 2 6 लेवल के मार्शल मास्टर्स हैं, तो फिर अपनी गोल्डन एज में जब ये अरूज पर थे तब इनके पास कितनी ज्यादा पावर होगी। इनकी फैमिली तो बहुत ही पावरफुल फैमिली होगी। लू चेन अभी इसी सब के बारे में सोच रहा होता है कि मिस जोंग उसकी तरफ देख रही होती है और बड़े ही अजीब से अंदाज से देख रही होती है। लू चेन उसे कहता है, मिस जोंग तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मिस जोंग उसे कहती है, तुम इन सभी को पावरफुल कह रहे हो, जबकि तुम भी इनमें से किसी से भी जरा कम नहीं हो। वहाँ पर रास्ते में जो हमें बैंडिट्स की लाशें मिली थी, मुझे पता है कि उन सभी को तुम ही ने मारा है, हमारे अलावा उन सभी को कौन मार सकता है? वहाँ पर कोई भी नहीं था। लू चेन फिर से नाटक करते हुए उसे कहता है, सिस्टर पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि उन सभी को किसी और ने मारा है। सिस्टर जोंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो मैं इस बात को मान लेती हूँ कि तुमने उन सभी को नहीं मारा। लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम लोग अब जिस शहर में जाने वाले हैं वो शहर कोई आम सा शहर नहीं है, वो ली सिटी है और वहाँ पर तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल मास्टर्स हैं और उन सारे स्पिरिट फाइटर्स के सामने तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना होगा। कोई भी कहीं से निकलकर तुम्हें मार सकता है, क्योंकि वो सारी बहुत ज्यादा एरोगेंट लोग हैं, क्योंकि उन सभी के पास पावर है। लू चेन उसकी ये वाली बात सुनकर काफी हैरान होता है। शुरुआत में लू फेंग और मिस जोंग अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर अपने ली सिटी के करीब पहुँच जाते हैं। वो लोग ली सिटी के अंदर एंटर होने वाले हैं। यहीं पर वो उसे ली सिटी के बारे में बताती है। वो उसे कहती है, टेंडो एम्पायर के 10 रॉयल सिटीज हैं। 10 सिटीज ऐसे हैं जिनको रॉयल सिटी कहा जाता है और उन 10 में से ली सिटी भी एक रॉयल सिटी है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स और हायर अप्स रहते हैं। तो यहाँ पर गेट के पास सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टफ है। तो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर जैसे दरवाजे के करीब पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत ही गोल्डन आर्मर पहने हुए काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो अपने बालों को उनके सामने करते हुए उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो एक गार्ड आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, यहीं पर रुको, तुम सभी लोग सिटी में इस तरह अंदर दाखिल नहीं हो सकते, पहले तुम सभी को इंटेरोगेट करना होगा। कीपर भी अपनी यंग मिस से कहता है, यंग मिस हम लोग यहाँ पर गेट के तक पहुँच आए हैं और ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इन सभी का क्या करें? मिस जोंग से कहती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इनकी इंटेरोगेशन के लिए, चलो जल्दी से सीधा मुझे अपनी फैमिली के घर ले चलो। वो गार्ड उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और उनसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि पहले तुम लोगों को इंटेरोगेट करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जा सकते हो। जल्दी से जल्दी अपनी कार से नीचे उतरो। उसी वक्त मिस जोंग अपने पास से एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन या फिर एक गोल्ड का टोकन उसकी तरफ फेंकती है। वो गार्ड उस गोल्ड के टोकन को कैच करता है और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। वो उसको पढ़ने के बाद जल्दी से उनके सामने झुक जाता है और उनसे कहता है, ठीक है आप सभी लोग जा सकते हैं। कीपर भी उसके हाथ से अपने टोकन को छीन लेता है और वो अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर ली सिटी के अंदर चला जाता है। लू चेन ली सिटी के अंदर आने के बाद सिटी को देखने के बाद कहता है, मिस जोंग ये सिटी तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे तो लगा था व्हाइट क्लाउड सिटी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि व्हाइट क्लाउड सिटी से भी बड़े बड़े सिटीज है। मिस जोंग से कहती है, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि ये 10 रॉयल सिटीज में से एक रॉयल सिटी है, इसलिए ये इतना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। लू चेन इस सिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जैसे कि गाँव का एक छोरा पहली बार शहर में आया हो। वो सब कुछ देखकर कहता है, ये सिटी बहुत ज्यादा बड़ा और प्यारा है। व्हाइट क्लाउड
सिटी के मुकाबले में भी ज्यादा बड़ा है। मिस जोंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, छोटे चैन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ और तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से भी मिलवाऊंगी। वो उसे लेकर अपने घर की तरफ आती है और जैसे वो तीनों अपने घर के करीब पहुँचते हैं उसी वक्त उनके घर के दरवाजे के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो शोर मचा रहे होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने इनकी फैमिली को कर्जा दिया था और ये सारे के सारे अपना कर्जा वापस लेने के लिए आए हुए हैं। लू चैन उससे कहता है, मिस जोंग लगता है कि तुम्हारे घर के बाहर कोई मसला है, ये सारे लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं। मिस जोंग उसे कहती है, हाँ ये बात तो ठीक है, हमारी जोंग फैमिली यहाँ की बड़ी फैमिलीज में से सबसे बड़ी फैमिली तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो कभी भी इस तरह के लोग हमारे दरवाजे के सामने आकर शोर नहीं मचाया करते थे। लेकिन अब जरा इन सभी की तरफ देखो, मैं इन सभी को यहाँ पर देखना नहीं चाहती। तो कीपर वी से कहती है, कीपर वी जाओ जाकर पता करो कि ये सारे लोग यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हैं। कीपर वी से कहता है, ठीक है यंग मिस, मैं जाकर चेक करता हूँ। नेक्स्ट सीन फैमिली हाउस के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जोंग की बड़ी बहन जियांग होती है। उसकी नौकरानी से कहती है, यंग मिस कुछ दिन पहले हमारे मेडिसिन वाले स्टोर को सीज कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारी जोंग फैमिली की प्रॉपर्टी ज्यादा कम हो गई है और साथ ही हमारे पास जितनी इनकम आ रही थी वो भी कम हो गई है। यहाँ तक कि हमारे घर में जो मेड्स काम कर रही थी उनमें से भी काफी सारी भाग चुकी हैं, क्योंकि उन सभी को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जोंग जियान उस नौकरानी से कहती है, ये बात तुम भी जानती हो कि हमारे फादर के मरने के बाद हमारी फैमिली मुसलसल डिक्लाइन में है। हमारी फैमिली के सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं ताकि हमारी फैमिली को गिरा सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जल्दी से जल्दी व्हाइट क्लाउड सिटी से वापस आ जाए। इस वक्त वही हमें इस क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है। हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उसी वक्त उसके सामने से आवाज आती है, उसकी बहन भागती हुई आती है और कहती है, सिस्टर जियान मैं वापस आ गई हूँ। और वो भागती हुई अपनी बहन के गले लग जाती है और साथ ही रोते हुए से कहती है, सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, तुमने मुझे जो माल दिया था डिलीवरी के लिए पहुँचाने के लिए वो सारे का सारा रास्ते में चोरी हो गया और साथ ही हमारे बहुत सारे गार्ड्स भी मारे गए। जोंग जियान उसे कहती है, जरा आराम से, पहले रोना बंद करो, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। अपनी बहन को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ चल पड़ती है और हमारा लू चैन भी उनके साथ साथ ही होता है। लू चैन सोच रहा होता है, इसने अपनी सिस्टर के बारे में बताया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी बड़ी बहन भी इतनी ज्यादा यंग है। इतनी ज्यादा यंग एज में इसने पूरी की पूरी फैमिली का भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है। लू चैन कीपर वी की तरफ देखता है और कहता है, हालांकि इन दोनों बहनों के पास कीपर वी की तरह के पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी वे लोग इनसे भी ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा है। इन दोनों बहनों को हराकर जोंग फैमिली पर कब्जा करना चाहते हैं। लू चैन उनके साथ अंदर आ जाता है। लू चैन वहाँ पर जोंग हाउस के नाम पढ़ने के बाद कहता है, इनका घर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे लगता है कि अपनी गोल्डन एज में ये फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी रही होगी। फिर वो चारों अंदर आ जाते हैं। लू चैन भी उनके साथ आकर बैठ जाता है। जोंग जियान सबसे पहले कीपर वी से कहती है, कीपर वी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कई सालों से हमारे व्हाइट क्लाउड सिटी में ही काम कर रहे हो, अपनी बहन को यहाँ पर वापस छोड़ने के लिए आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कीपर वी से कहता है, यंग मिस आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस फैमिली का एक सर्वेंट हूँ और सेकंड यंग मिस की सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहली है। ऊपर से मैं भी यहाँ पर वापस एक विजिट करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। फिर मिस जियान कहती है, ये लड़का कौन है। मिस जोंग लू चैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपनी बहन से कहती है, इसका नाम लू चैन है और अगर आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ी हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से, इसने वहाँ पर बैंडेड से मेरी जान बचाई थी और मुझे सेफली यहाँ तक लेकर आया है। लू चैन भी से कहता है, हेलो सिस्टर जियान कैसी हैं आप। जोंग जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा तमीज वाला है, ऊपर से ये है भी बहुत ज्यादा हैंडसम। मुझे नहीं पता था कि इस बार तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ घर लेकर आने वाली हो। मिस जोंग जल्दी से आगे बढ़ती है और शर्माते हुए अपनी बहन से कहती है, ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसने बस मेरी जान बचाई तो मैं इसे अपने साथ लेकर आ गई। और फिर वो अपनी बहन को इसके बारे में बताती है। वो उसे कहती है, लू चैन एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, इसने वहाँ पर 20 से भी ज्यादा बैंडेड्स को अकेले मार डाला और वो सारे के सारे 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट थे। सिर्फ इसी की वजह से मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। और साथ ही वो फिर से शर्माना शुरू कर देती है। कीपर वी और मिस जियान दोनों ही जब इस बारे में सुनते हैं कि इसने वहाँ पर 20 से भी ज्यादा बैंडेड्स को अकेले मारा है तो वो दोनों ही इसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। पर वी भी इसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, इसी वजह से मैंने इसके पास ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी बॉडी के अंदर काफी मजबूत सोल है। लू चैन हंसते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उन सभी को नहीं मारा। मिस जियान कीपर वी से कहती है, क्या तुम इस लड़के को हमारा महल दिखाने के लिए ले जाओगे, तब तक मैं अपनी बहन से कुछ बात कर लूँ। वी से कहता है, ठीक है मैं लू चैन को अपने साथ ले जाता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जबकि उनके जाने के बाद जियान अपनी बहन से कहती है, मुझे पता है कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रही है और तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मिस जोंग उसे कहती है, सिस्टर हमारे साथ वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हमारे ऊपर बैंडेड्स ने अटैक किया, रास्ते में हमारे बहुत सारे गार्ड्स मारे गए और साथ ही उन्होंने हमारे सारे के सारे माल को भी लूट लिया। इसके अलावा एक बहुत ही बुरी बात यह है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई गद्दार है जिसने उन बैंडेड्स को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग वहाँ से गुजरने वाले हैं। जियान उसे कहती है, ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारी फैमिली के काफी सारे एल्डर्स हैं जो कि इस बात के खिलाफ थे कि फैमिली की लीडरशिप मुझे दी जाए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इसी वजह से किसी न
किसी दिन तो उन्हें अपने असली रंग दिखाने थे। तो हम दोनों को रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि जोंग फैमिली पर कब्जा कर सके। मिस जोंग अपनी बहन से कहती है, सिस्टर मैंने दरवाजे के बाहर काफी सारे लोगों को चिल्लाते हुए देखा है, वो लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? सिस्टर जियान उसे कहती है, जो माल तुम लेकर जा रही थी वो सारे का सारा हमने उधार लिया हुआ था कि उसे बेचकर पैसे ले सके, लेकिन अब जबकि वो चोरी हो गया है, ये सारे लोग इसीलिए यहाँ पर आए थे और ऊपर से हमारे मेडिसिन के स्टोर को भी बंद कर दिया गया है। सिस्टर जियान अपनी बहन से कहती है, मो फैमिली वाले हमारी हेल्प करने को तैयार है और तुम्हें पता है कि मो फैमिली वाले यहाँ पर कोई बड़ी फैमिली तो नहीं है, लेकिन किसी बड़ी फैमिली से कम भी नहीं है। और मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना कि मो फैमिली के यंग मास्टर के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। अगर तुम जल्दी से इस लड़के के साथ शादी कर लेती हो तो हमारी सारी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मिस जोंग से कहती है, सिस्टर अचानक से तुम इस बारे में क्यों बात कर रही हो? सिस्टर जियान उसे कहती है, मैं इस वक्त इस बात को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में है। जोंग फैमिली इस वक्त बहुत बड़े घाटे में है, बहुत सारे लोगों के हमें पैसे देने हैं, सारा माल चोरी हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारी मो फैमिली इस बड़ी फैमिलीज में से तीसरी बड़ी फैमिली है। फिर तुम उनके यंग मास्टर के साथ शादी कर लेती हो, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से इस बारे में सोचकर मुझे कोई जवाब दो। तुम उस यंग मास्टर से कब शादी करोगी? मैं अगर सच्ची बात बताऊँ तो वो यंग मास्टर इतना भी बुरा नहीं है, वो वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। उसी वक्त बाहर से एक नौकरानी आती है और कहती है, मिस्टर मो चैंग यहाँ पर आए हैं अपनी फियांसे को देखने के लिए। वो दोनों भी ये नाम सुन के काफी हैरान होती है। ये भी वो इसी यंग मास्टर के बारे में बात कर रही थी और वो यहाँ पर इसे मिलने के लिए भी आ गया है। नेक्स्ट सीन हमारे लूचन का दिखाते हैं। लूचन उस महल में अकेले ही घूम रहा होता है। लूचन कहता है, ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, इसी वजह से कीपर भी मुझे आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। क्या पूरी जगह को मुझे अकेले ही घूमना पड़ेगा। वहीं पर उसकी नजर वो चैंग के ऊपर पड़ती है। वो कहता है, ये लड़का कौन है? देखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नौकरानी उसके पास आती है और उसे कहती है, मिस्टर मो हमारी यंग मिस सफर से अभी वापस आई है और आती वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी इसलिए सो गई है, इसलिए प्लीज आप उससे उनसे कल मिलने के लिए आ सकते हैं, फिलहाल के लिए आप वापस चले जाएं। मो फैमिली का ये यंग मास्टर मो चैंग दिखने में भी इतना बुरा नहीं है और काफी नाइस बंदा लगता है। वो उसे कहता है, मैं उसका यहीं पर इंतजार करूंगा, जाओ जाकर अपना काम करो, दोबारा उसके बारे में पूछूंगा भी नहीं। जब वो जागेगी तो खुद ही मेरे पास आ जाएगी। लूचन आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रदर तुम कौन हो और यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो और तुम जोंगली को कैसे जानते हो? मो चैंग उसे कहता है, क्या तुम जोंगली को जानते हो? तुम जोंगली को जानते हो तो तुम इस बारे में क्यों नहीं जानते कि तुम्हारी यंग मिस का मैं फियांसे हूँ? लूचन उसकी बात सुनते ही लगता है कि उसको बहुत बड़ा धचका लगा है क्योंकि पहले वो उससे शादी करने की बात कर रहा था, तो वहीं पर हैरान हो जाता है। साथ ही लूचन सोच रहा होता है, मुझे उसने इस बारे में क्यों नहीं बताया कि उसका पहले से एक मंगेतर है। वो लड़की तो बहुत ही प्राउड वॉरियर है, तो फिर उसका फियांसे इस तरह का एक बड़ा सा लड़का क्यों है? उसका फियांसे तो मेरे जैसा होना चाहिए था, एक हैंडसम लड़का। मो चैंग भी उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मैं वाकई में उसका फियांसे हूँ। लूचन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, अब जबकि जोंग फैमिली में काफी कुछ चल रहा है, पता नहीं कौन इसका दोस्त है कौन इसका दुश्मन है। चलो पहले इस लड़के को टेस्ट करते हैं, क्या ये उसके काबिल भी है या नहीं। लू चैंग उसे कहता है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि हमारी सिस्टर जोंग को स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है, बिल्कुल अपने जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम वापस चले जाओ, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मो चैंग उसे कहता है, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही वो अपनी बीस्ट टाइप की एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का पंच बनाकर सामने एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है और उस पत्थर को भी तोड़ देता है। लू चैंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, एक नौकर हो। लू चैंग भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी एम्प्लॉय के ऊपर इस तरह हाथ उठाने की? और क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना कि जिसको जो चीज मिलती है वो उसकी होती है? हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं, मैंने इस वर्ड को पहले देखा है, इसलिए ये चीज हमारी है। वो लड़की भी लू चैंग की तरफ देखती है और काफी गुस्सा हो जाती है और जल्दी से आगे बढ़ती है और लू चैंग की थोड़ी पे हाथ रखते हुए कहती है, लड़के तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? लू चैंग उसे थप्पड़ मारते हुए उसके हाथ को पीछे की तरफ हटा देता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, ये किस तरह की घटिया बातें कर रही हो? लू चैंग गुस्सा भी होता है, साथ साथ शर्मा भी रहा होता है। वो उसे कहता है, अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मारना शुरू करूँ। वो लड़की भी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने पास से अपने हैमर्स को निकाल लेती है। उसके पास ट्विन हैमर्स होते हैं और वो भी गुस्से के साथ लू चैंग की तरफ देखती है। लू चैंग गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है। मिस जोंग जैसे उसके हाथ में ट्विन हैमर्स को देखती है, वो आगे बढ़ती है और लू चैंग से कहती है, लू चैंग चलो यहाँ से चलते हैं, तुम्हें किसी तलवार के लिए इस लड़की के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, वो तो सिर्फ एक लोअर ग्रेड का वेपन है। फिर वो लू चैंग को अपने साथ लेकर साइड पर हटाती है। लू चैंग उसे कहता है, तुमने मुझे वहाँ पर रोका क्यों? मैं उस लड़की को अच्छा सबक सिखा सकता था, वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड वाली है। मिस जोंग लू चैंग से कहती है, क्या तुमने उस लड़की के हाथ में ट्विन हैमर्स को देखा है? उसके हाथ में जो ट्विन हैमर्स है वो एक मीडियम ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स है।
लूचियन उसे कहता है क्या वाकई में उसके पास मीडियम ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़की की कल्टीवेशन तो सिर्फ 3rd लेवल पर है, तो फिर तुम्हें उससे इतना ज्यादा डरने की क्या जरूरत है। अगर उसके पास मीडियम लेवल के स्पिरिट वेपन है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मिस सॉन्ग उसे कहती है वो मीडियम ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स है, और मीडियम ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स या फिर आम जो लोअर ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स होते हैं, इन सभी को हिमली ट्रेजर से बनाया जाता है। और हिमली ट्रेजर से बनाए हुए सारे वेपन्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इनकी 3 कैटेगरीज होती है। सबसे लो वाले होते हैं लो लेवल के, और उसके बाद मीडियम लेवल के, और फिर हाई लेवल के स्पिरिट वेपन्स होते हैं। पर इनके लेवल के साथ साथ इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पर इस बात से पता चलता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि किसी बड़ी फैमिली की लड़की है जो इसके पास मीडियम ग्रेड के स्पिरिट वेपन्स है।